हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडी गुरु राहुल पर। और जैसे कि आप सभी को पता है, सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 का अटेम्प्ट काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका है। अब लेस देन 10 डेज बचे हैं आपके एग्जाम्स के लिए, और आई होप कि आप सभी की तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी होगी, काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी होगी। जब से मैंने सीए फाउंडेशन का ये वाला अटेम्प्ट की क्लासेस लेनी स्टार्ट की, जब से मैं स्टार्टिंग से बोलता हुआ आया हूँ कि आरटीपी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, दैट इज़ रिवीजन टेस्ट पेपर, जो कि आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इशू करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और उसी को हम करने वाले हैं आज डिस्कस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम करेंगे बेटा, अभी हम करने वाले हैं दिसंबर 2023 का आरटीपी। दिसंबर 2023 का आरटीपी अब हम करने वाले हैं अभी फिलहाल, जो कि काफ़ी बेहतर तरीके से सारे क्वेश्चन हम करेंगे बिजनेस लॉ के। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए बेटा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, साथ ही साथ वीडियो को दे दीजिए एक बड़ा सा थम्स अप, एक प्यारा सा लाइक, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए और मैक्सिमम बच्चों की हेल्प हो पाए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स के अंदर कंटेंट को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द टाइम, क्योंकि आपके एग्जाम्स काफ़ी पास है, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा चलेंगे आरटीपी की तरफ। सारे क्वेश्चंस पहले देखेंगे, उसके आंसर्स देखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे साथ साथ कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे बेटा ये क्या क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है। आइए जी। शीतल वॉज अ क्लासिकल डांसर। शी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद शरद विद्या मंदिर फॉर 50 डांस परफॉर्मेंसेस। ठीक है जी। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट शी वॉज सपोज्ड टू परफॉर्म एवरी वीकेंड एंड शी विल बी पेड 8000 पर परफॉर्मेंस। तो उसको हर वीकेंड पर परफॉर्म करना है और उसको हर परफॉर्मेंस के लिए 8000 रुपए मिलेंगे, 8000 रुपीज मिलेंगे। हाउ एवर आफ्टर अ मंथ शी वॉज अपसेंट। एक महीने बाद क्या हुआ बेटा, शी वॉज अपसेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग, और उसने इसके बारे में इन्फॉर्म भी नहीं करा ड्यू टू हर पर्सनल रीजंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है वेदर द मैनेजमेंट ऑफ शरद विद्या मंदिर हैज राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। क्या इस बेसिस पर विदाउट इंफॉर्मेशन जो शीतल अपसेंट हो गई काम पर से, क्या इस बेसिस पर मैनेजमेंट उसके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है? दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका यहां से, इफ द मैनेजमेंट ऑफ शरद विद्या मंदिर इन्फॉर्म्ड शीतल अबाउट इट्स कॉन्टिन्यूएंस, कैन द मैनेजमेंट स्टिल रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर अ मंथ ऑन दिस ग्राउंड सब्सिक्वेंटली। अगर बेटा उल्टा हुआ होता, अगर उल्टा हुआ होता तो उस केस के अंदर क्या होता है ये आपको बताना है। इन केस नंबर 3, कैन द शरद विद्या मंदिर क्लेम डैमेजेस दैट इट हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस ब्रीच इन एनी ऑफ द अबव केसेस। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उस केस के अंदर क्या शरद विद्या मंदिर शीतल से कुछ डैमेजेस को क्लेम कर पाएगा? ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो आई थिंक केस स्टडी सभी को क्लियर है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, केस स्टडी बहुत सिंपल है बेटा। शीतल एक क्लासिकल डांसर है, शरद विद्या मंदिर के अंदर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं हर वीकेंड पर आकर परफॉर्म करूंगी और हर परफॉर्मेंस के लिए उसको 8000 रुपए मिलेंगे। एक महीने बाद क्या हुआ, वो एकदम से एब्सेंट हो गई विदाउट इन्फॉर्मिंग द मैनेजमेंट, और उसके बेसिस पर आपसे 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आई होप केस स्टडी सभी को क्लियर है। केस स्टडी के अंदर किसी को भी कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेटा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आइए जी देखते हैं इसका सोल्यूशन बेटा क्या बनेगा। आ जाइए, ध्यान से देखेंगे। एज पर सेक्शन नंबर 39 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेक्शन 39 of the Indian Contract Act 1872 provides that when a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promise may put an end, the promisee may put an end to the contract unless he had signified by words or conduct his acquiescence in its continuance। ठीक है, सिंपल सी बात बोली गई है बेटा इस पूरे प्रोविजन के अंदर, सेक्शन 39 के अंदर बहुत ही सिंपल सी बात बोली गई है। और वो सिंपल सी बात क्या बोली गई है कि अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या तो परफॉर्म करने से मना कर देती है या खुद को परफॉर्मेंस के लिए अवेलेबल नहीं करती, तो उस केस के अंदर प्रॉमिसी के पास बेटा ये राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है, अनलेस ही हैड सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट हिज एक्विसेंस इन इट्स कॉन्टिन्यूएंस। या तो उसने वर्ड्स के अंदर या कंडक्ट के थ्रू बता दिया कि हाँ भाई आपका कॉन्टिन्यूएशन रहेगा, अदरवाइज आप उसको कर सकते हो रिजाइन। फर्दर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 40,
द promisee shall be required to perform personally if there is such an apparent intention of the parties। तो आप पर्सनली भी बेटा यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। As per section 75 of the act, a person who rightfully resigns a contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained through non-fulfillment of the contract। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ना होने की वजह से कोई भी डैमेजेस हुए आपको, तो उसको बेटा आप कॉम्पनसेट कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर आपको बेटा क्या बताया गया है, इसी तरीके से आपको अपना आंसर फॉर्म करना है। आपके क्वेश्चन में 3 पार्ट्स पूछे गए थे और स्टार्टिंग में बेटा आपको तीनों पार्ट्स का प्रोविजन यहाँ पर बता दिया गया है। प्रोविजन के अंदर आपको तीनों पार्ट्स का प्रोविजन बता दिया। ऐसा नहीं करना है कि पहले आपको एक पार्ट का प्रोविजन बताना है, फिर आपने उसका सोल्यूशन लिखा, फिर दूसरे पार्ट का प्रोविजन बताया, उसका सोल्यूशन लिखा, फिर तीसरे पार्ट का प्रोविजन बताया, उसका सोल्यूशन लिखा। इतना एग्जाम के अंदर टाइम नहीं होता। आपको जो भी क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है उसका रेलिवेंट प्रोविजन एक बार में बता देना है, उसके बेसिस पर आपको अपने फिर आंसर्स देने हैं। ठीक है, जैसे कि नंबर 1, सिंस शीतल कुड नॉट परफॉर्म एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, शरद विद्या मंदिर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमने यहाँ पर बात करी बेटा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है रिजाइंड हो सकता है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर बात करी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रिजाइंड हो सकता है, इट कुड पुट टू एन एंड। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली शरद विद्या मंदिर शीतल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर टर्मिनेट कर सकता है। आइए आते हैं इसके पॉइंट नंबर 2 की तरफ। चलिए बेटा फटाफट से आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अरे ये कहाँ पहुंच गए हैं, आइए पॉइंट नंबर 2 जो हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था। आइए जी, सेकंड क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था, इन द सेकंड सिचुएशन द मैनेजमेंट ऑफ शरद विद्या मंदिर इन्फॉर्म्ड शीतल अबाउट द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। शरद विद्या मंदिर के मैनेजमेंट ने बेटा बता दिया शीतल को कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू होने वाला है, हेंस द मैनेजमेंट कैन नॉट रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर बेटा अगर आपने बता दिया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू होने वाला है, उसके बाद 1 महीने के बाद आप इस ग्राउंड पर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट या रिजाइन नहीं कर सकते। बात समझ आती है बच्चों? आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आपका पार्ट नंबर 3 था बेटा डैमेजेस से रिलेटेड, जो कि हमने सेक्शन नंबर 75 के अंदर पढ़ लिया कि शरद विद्या मंदिर यहाँ पर डैमेजेस को क्लेम कर सकता है दैट इट हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस ब्रीच इन पार्ट नंबर ए। जो पार्ट नंबर 1 के अंदर बेटा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बेसिस पर शरद विद्या मंदिर डैमेजेस को क्लेम कर पाएंगा। ठीक है जी, तीनों चीजें मुझे लगता है क्लियर होनी चाहिए। और बेटा मैंने बार बार बोला है अपनी क्लासेस के अंदर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट के अंदर भी इसको रखा हुआ है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बेटा बिल्कुल भी मिस ना करें। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसको बिल्कुल भी बेटा मिस नहीं करना है। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? 2 टाइप्स का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, एंटीसिपेटरी और एक्चुअल। उसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके अलावा आपके डैमेजेस होते हैं, अलग अलग डैमेजेस होते हैं, नॉमिनल डैमेजेस होते हैं आपके, इस तरीके से अपने सारे प्रीफिक्स डैमेजेस, सारे आपने डैमेजेस बेटा पढ़े हुए विंडिक्टिव, तो इन सबको बेटा अच्छे से याद करना है। तो ये आपके डैमेजेस का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, टाइप्स ऑफ डैमेजेस के अंदर से, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एंड रेमेडीज अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पूरा का पूरा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। मैंने हॉट लिस्ट के अंदर डाला था इसको, और वहीं से आपका क्वेश्चन देखो ये आरटीपी के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होना चाहिए। आइए फिर आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ध्यान से पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, परिधि अ माइनर, क्या है बेटा? माइनर है। फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग द एज एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद एन ऑथराइज्ड लैपटॉप डीलर मिस्टर मित्तल जी। ठीक है, मित्तल जी एक ऑथराइज्ड लैपटॉप डीलर है। ऑनर ऑफ एमपी लैपटॉप्स फॉर परचेज ऑफ लैपटॉप ऑन क्रेडिट अमाउंटिंग 60,000 रुपीज ऑन 1 अगस्त 2022, 1 अगस्त 2022 को बेटा शी प्रोमिस्ड टू पे बैक द आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद एन इंटरेस्ट ऑफ 16% पर एनम। क्या बेटा बोल रहे हैं? इंटरेस्ट ऑफ 16% पर एनम बाय 31 जुलाई 2023। उसने बोला कि जो भी आपका बैलेंस अमाउंट बचा है 16% इंटरेस्ट के साथ आपको मैं 31 जुलाई 2023 तक लौटा दूंगी। She told him that in case she won't be able to pay the outstanding amount, her father, Mr. Ram will pay back on her behalf। उन्होंने बोला कि अगर मैं किसी भी रीजन की वजह से आपके अमाउंट को पे बैक नहीं कर पाती, तो मेरे बिहाफ पर मेरे पिताजी मिस्टर राम इसको बियर करेंगे। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बीत गया बेटा, 1 साल बीत गया। when परिधि was asked to pay the outstanding amount with interest, she refused to pay। क्या हुआ बेटा? मना कर दिया, टाटा बाय बाय खत्म। She refused to pay the amount and told the owner that she is minor
एंड नाउ ही कैन नॉट रिकवर अ सिंगल पेनी फ्रॉम हर। उसने बोला भाई थोड़ा बहुत लो तो हमने भी पढ़ा हुआ है राहुल सर से, और हमें पता है कि मैं तो एक माइनर हूं और आप मुझसे 1 रुपया भी रिकवर नहीं कर सकते। ओके, इंटरेस्टिंग केस है बेटा अभी तक। आइए देखते हैं आगे। शी विल बी अ मेजर ऑन 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 को बेटा वो मेजर होने वाली है। एंड ओनली आफ्टर द अग्रीमेंट कैन बी रेटिफाइड, एंड ओनली आफ्टर दैट अग्रीमेंट कैन बी रेटिफाइड। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पूरी लंबी कहानी पढ़ ली बेटा, अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज मिस्टर मित्तल विल सक्सीड इन रिकवरिंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो नीचे आपको बेटा 3 केसेस दे रखे हैं, आपको बताना है इन तीनों में से किस केस के अंदर मिस्टर मित्तल आउटस्टैंडिंग अमाउंट को रिकवर कर पाएंगे। दैट इज योर बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, 3 केसेस पढ़ने से पहले एक बार मैं क्वेश्चन को थोड़ा समराइज कर देता हूं बेटा। परिधि एक माइनर है, मिस्टर मित्तल के पास गई वो, जो कि एक लैपटॉप डीलर है, और 60,000 रुपए का लैपटॉप उन्होंने उससे क्रेडिट पर ले लिया। उन्होंने बोला कि मैं आपको 31 जुलाई 2023 तक 31 जुलाई 2023 तक 16% पर एनम इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगी। जब बेटा एक्चुअली ड्यू डेट आई और मिस्टर मित्तल ने उनको बोला पेमेंट करने के लिए माइनर को, तो माइनर ने बोला बेटा, और साथ साथ बेटा एक चीज और हुई थी मैं भूल गया, कि इन्होंने बोला कि अगर मैं 31 जुलाई 2023 तक आपको पेमेंट नहीं दे पाती हूँ तो मेरे ब्याह पर मेरे फादर मिस्टर राम पेमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा आपकी एक्चुअल ड्यू डेट आई और उस डेट पर मना कर दिया उन्होंने, मिसेस परिधि ने मना कर दिया कि मैं कोई भी बेटा पैसा नहीं दूंगी, 1 रुपये भी आपको मैं नहीं देने वाली हूँ। ठीक है, अब आपको बताना है इन 3 केसेस में से किस केस के अंदर रिकवरी पॉसिबल हो पाएगी। पहला केस पढ़ूंगा बेटा। बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट परिधि अ माइनर फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। सीधा सीधा क्या किया आपने, परिधि के ऊपर केस कर दिया जो कि एक माइनर है, अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट और उसके इंटरेस्ट के लिए। ये आपका पहला केस। दूसरा केस क्या बच्चा, बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मिस्टर राम फादर ऑफ परिधि फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। दूसरे केस के अंदर आप परिधि के ऊपर नहीं कर रहे केस, क्योंकि परिधि एक माइनर है, आपने सोचा उनके पिताजी के ऊपर केस किया जाए जो कि मिस्टर राम है। एंड केस नंबर 3 बेटा, बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट परिधि अ माइनर फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट आफ्टर शी अटेन्स मेजोरिटी, कि जब वो एक बार मेजर हो जाएंगी उसके बाद उनके ऊपर केस किया जाएगा ताकि हम उनसे अमाउंट रिकवर कर पाए। तो 3 केसेस आपको दिए हैं, आपको बताना है किस केस के अंदर बेटा रिकवरी पॉसिबल हो पाएगी। पहला केस सीधा सीधा परिधि एक माइनर जो है उसके ऊपर केस कर दो, दूसरा उसके फादर के ऊपर केस कर दो, और तीसरा वेट करो परिधि के मेजर होने का और उसके बाद उसके ऊपर केस करो। किस केस के अंदर आप यहाँ से आउटस्टैंडिंग अमाउंट को क्लेम कर पाएंगे। फटाफट से बेटा जब भी इस क्वेश्चन को देखेंगे पहले कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करना, 2 मिनट वीडियो को पोस्ट करके, उसके बाद इसके सोल्यूशन को देखना और मजा आएगा। ठीक है, और बेटा ये भी मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में रहता है क्वेश्चन। मैंने बार बार बोला है कि जो भी आपका माइनर वाला पार्ट है, चाहे वो पार्टनरशिप के अंदर है चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है, यहाँ से क्वेश्चन आने के काफी चांसेस रहते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, दोनों के अंदर इसका कुछ पार्ट है, इसको अच्छे तरीके से आपको कवर करते हुए चलना है। क्वेश्चन सबको क्लियर आई थिंक। आइए इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आओ बच्चा समझते हैं इसका सोल्यूशन, इसका प्रोविजन। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, हमने एक बहुत ही बेसिक सा चीज पढ़ा हुआ है, बेटा क्या है वो, अ कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय अ माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो का मतलब क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग से ही क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। बार बार हमने ये पढ़ा हुआ है कि माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड होता है, दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है बेटा, वॉइड होता है। ठीक है, परसुएंट टू सेक्शन 11 of the Indian Contract Act 1872, a minor is not competent to contract and any agreement with or by a minor is void from the very beginning। हमने बात करी थी ना बेटा कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है। कॉम्पिटेंसी के अंदर हमने पहली चीज ये पढ़ी थी कि आपका जो बंदा है बेटा मेजर होना चाहिए। अगर आप माइनर हो देन यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा हमने पढ़ा था कि आप साउंड माइंड के हो तभी आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर पाओगे, अगर आप अनसाउंड माइंड के पर्सन हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकते। और तीसरा हमने पढ़ा था बेटा डिस्क्वालिफिकेशन बाय एनी लॉ। तो यहां पर आप पहली कैटेगरी के अंदर आ रहे हो, यू आर नॉट मेजर, यू आर अ माइनर, हेंस एनी कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। स्टार्टिंग से क्या रहेगा बेटा, वॉइड रहेगा। अब हम बात करेंगे तीनों केसेस के अंदर एक एक केस के हिसाब से कहां पर रिकवरी पॉसिबल हो पाएगी, कहां पर नहीं होगी। पहला केस फिर से याद करा दो बेटा, पहला केस आपका था कि उन्होंने परिधि के ऊपर सीधा सीधा केस कर दिया जो कि एक माइनर है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइड, तो आप माइनर से कोई भी रिकवरी यहां पर नहीं कर पाओगे। आइए जी,
By following the above provision, Mr. Mittal will not succeed in recovering the outstanding amount by filing a case against Paridhi, who is a minor. Since Paridhi is a minor and any contract with a minor is void ab initio, hence Mr. Mittal will not be able to succeed anything. ठीक है, यहां पर कोई भी रिकवरी आप नहीं कर पाओगे। आइए बात करते हैं बेटा दूसरे केस की, जहां पर उसके फादर से रिकवरी की कोशिश कर रहे थे। ये भी आपने पढ़ा हुआ है बेटा, माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन। भाई ऐसे तो अपने मम्मी पापा को लुटा देंगे, है ना, ऐसे तो अपने मम्मी पापा को लुटा देंगे सारे माइनर मिलके। माइनर अपने बिहाफ पर अपने फादर को, अपनी मदर को, अपनी किसी भी पेरेंट को या किसी भी गार्डियन को बाइंड नहीं कर सकता। इन द absence of authority express or implied, a minor is not capable of binding his parent or guardian even for necessaries। ये तो बेटा लैपटॉप है, चलिए लैपटॉप तो आजकल नेसेसरी में आता है, पर जनरली हम इसको लग्जूरियस क्लास के अंदर लेते हैं। तो आप नेसेसरी के लिए भी, नेसेसिटीज के लिए भी बेटा अपने पेरेंट्स को या अपने गार्डियंस को बिल्कुल भी बाइंड नहीं कर सकते बीइंग अ माइनर। द पेरेंट्स विल हेल्ड लायबल ओनली व्हेन चाइल्ड इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर पेरेंट्स। ठीक है, अगर पेरेंट्स का एजेंट बनकर चाइल्ड एक्ट कर रहा है, उसी केस के अंदर बेटा पेरेंट्स लायबल होंगे, अदरवाइज किसी भी सिचुएशन के अंदर पेरेंट्स लायबल नहीं होंगे। यहां से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, अच्छे तरीके से बेटा इसको अपने दिमाग में डाल लेना है। सिंस इसी प्रोविजन के बेसिस पर बेटा मिस्टर मित्तल विल नॉट सक्सीड इन रिकवरिंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मिस्टर राम, दैट इज फादर ऑफ परिधि। ठीक है, इसी प्रोविजन के बेसिस पर आप कुछ भी रिकवर यहां से नहीं कर पाओगे, कुछ भी रिकवर यहां से नहीं कर पाओगे बेटा। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आपका तीसरा आपको उन्होंने क्या बोला बेटा, तीसरा उन्होंने बोला कि क्या मेजोरिटी के बाद अगर हम करेंगे परिधि के ऊपर केस, वहां पर आपको रिकवरी मिल पाएगी। तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया आपका रेटिफिकेशन। हमने बार बार पढ़ा हुआ है, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, एक माइनर अगर मेजर हो जाता है उसके बाद भी वो किसी भी अग्रीमेंट को बेटा रेटिफाई नहीं कर सकता, किसी भी अग्रीमेंट को वो रेटिफाई नहीं कर सकता। अ माइनर कैन नॉट रेटिफाई द अग्रीमेंट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी एज द ओरिजिनल अग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक है जी, जो आपका ओरिजिनल अग्रीमेंट था वो तो वॉइड अब इनिशियो है ना, क्योंकि उस केस के अंदर तो आप माइनर थे, और जो अग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो ही स्टार्टिंग से ही वॉइड है, तो बाद में आप उसको कैसे रेटिफाई कर पाओगे। हेंस इट इज नॉट पॉसिबल, it is a void agreement and cannot be ratified, it can never be ratified. Hence in this case also Mr. Mittal will not succeed in recovering the outstanding amount by filing a case against Paridhi after she attains majority। तो तीसरे केस के अंदर भी मेजोरिटी अटेन करने के बाद भी आप परिधि से अमाउंट रिकवर नहीं कर पाओगे। बच्चे क्या करते हैं बेटा, बच्चों को पेपर में जाती है चुल कि भाई आईसीआई ने पूछा कि किस केस के अंदर रिकवर कर पाएंगे, तो किसी केस के अंदर तो कर पाएंगे, और वहां पे उनके बेटा सारे प्रोविजन हिल जाते हैं। बेटा आईसीआई घुमा के पूछेगा, आपको ध्यान रखना, आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, पहले केस के अंदर नहीं कर सकते ठीक है भाई, दूसरे केस के अंदर नहीं कर सकते ठीक है भाई, तीसरे केस के अंदर नहीं कर सकते ठीक है भाई। ऐसा नहीं सोचना कि आईसीआई ने पूछा यार किस केस के अंदर रिकवरी पॉसिबल होगी, तो किसी केस के अंदर तो होगी, किसी न किसी केस के अंदर तो हम रिकवरी घुसा देंगे। ऐसा नहीं करना, आपको अपने प्रोविजंस के ऊपर स्ट्रिक्ट रहना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने बेटा बताया, दूसरा क्वेश्चन बताया, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे निकल कर आए, जो कि मैंने पहले भी आपको बताए हुए हैं बेटा। आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसकी रेमेडीज और उसके डैमेजेस के टाइप्स, ये सारे कर लेने हैं। नेक्स्ट में मैंने बताया बेटा आपको माइनर का जो भी आपने माइनर से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़े हैं, चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़े हैं, चाहे वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पढ़े हैं, वो सारे आपको अच्छे तरीके से करने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। माइनर में से कुछ ना कुछ तो उसने पूछना ही है आपसे, तो माइनर को अच्छे तरीके से पढ़ लो, वो आपका बेकार नहीं जाएगा। एक लंबी सी सांस ले लो बेटा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक लंबी गहरी सांस ले लो, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, आओ बेटा, कौन सा कलर लिया जाए, लीजिए ब्लू ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3, रोहन फाउंड अ वॉलेट इन अ रेस्टोरेंट। एक रेस्टोरेंट के अंदर बेटा रोहन को मिल गया वॉलेट। ही इंक्वायर्ड ऑल द कस्टमर्स प्रेजेंट देयर बट द ट्रू ओनर कुड नॉट बी फाउंड। उसने वहां पर मौजूद सभी लोगों से पूछा बट किसी का भी वॉलेट नहीं था। ही हैंडेड ओवर द सेम टू द मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट टू कीप द वॉलेट टिल द ट्रू ओनर इज फाउंड। उसने बेटा रेस्टोरेंट के मैनेजर को दे दिया कि भाई जब भी इसका ट्रू ओनर मिलेगा अब उसको ये वॉलेट दे देना। आफ्टर अ वीक रोहन वेंट बैक टू द रेस्टोरेंट टू इंक्वायर अबाउट द वॉलेट। तो उसने सोचा भाई जाके पूछा जाए कि क्या हुआ वॉलेट का।
द मैनेजर रिफ्यूज्ड टू रिटर्न इट टू रोहन। भाई उसने रोहन को भी रिटर्न करने से मना कर दिया। क्या बोला? सेइंग दैट इट डिड नॉट बिलोंग टू हिम, कि भाई ये तो तुम्हारा भी नहीं है। इन द लाइट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कैन रोहन रिकवर द वॉलेट फ्रॉम मैनेजर। क्या बेटा मैनेजर से वो वॉलेट को रिकवर कर पाएगा? अगर आपको समझ में आता है बेटा तो ये कहां से क्वेश्चन पूछा गया आपसे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया बेटा फाइंडर ऑफ गुड्स से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया बेटा कहां से? फाइंडर ऑफ गुड्स से। ठीक है जी। तो सिंपल सा केस है बेटा, रोहन को वॉलेट मिला एक रेस्टोरेंट के अंदर, उसको पता नहीं चला किसका है, सबसे पूछने के बाद उसने उसको मैनेजर को दे दिया। एक हफ्ते बाद जाके उसने मैनेजर से पूछा वॉलेट के बारे में, तो मैनेजर ने साफ साफ इनकार कर दिया, भाई आपको हम ये वॉलेट नहीं देंगे क्योंकि ये तो आपका भी नहीं है। तो क्या इस केस के अंदर वॉलेट रिकवर कर सकता है मैनेजर से रोहन? यस और नो? दैट इज योर बेसिक क्वेश्चन। सबको समझ में आया होगा, मैंने टॉपिक बता दिया बेटा कहां से है, फाइंडर ऑफ गुड्स से है। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। ये बेटा सेक्शन नंबर 71। आ जाओ जी, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। सेक्शन नंबर 71, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाउंडर ऑफ गुड्स। जैसे कि बात करा था, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, दैट इज सेक्शन 71 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अ पर्सन हु फाइंड्स goods belonging to another and takes them into his custody is subject to same responsibility as he were a bailey। हमने पहले ही बात करी थी बेटा, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जो कि बेली की होती है। Thus a finder of lost goods has to take proper care of the property as the man of ordinary prudence। आपको बेटा जैसे अपनी प्रॉपर्टी की आप केयर करते हैं वैसे उसकी प्रॉपर्टी की केयर करनी है। नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स, आप गुड्स को कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं दोगे। टू रिस्टोर द गुड्स इफ द ऑर्डर इज फाउंड। ठीक है, अगर ऑनर मिल गया बेटा तो उसको आपको वापस कर देना है। तो तीन चीजें ध्यान रखनी है आपको। एक तो जैसे कि आप अपने गुड्स का ध्यान रखते हैं वैसे उसके गुड्स का ध्यान रखोगे जिसके गुड्स आपको मिले हैं। नंबर 2 का मतलब बेटा उन गुड्स के अंदर आप कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। और नंबर 3 आपका बेटा कि जब भी आपको ट्रू ऑनर मिल जाएगा उस गुड्स को उसको लौटा दोगे। इन लाइट ऑफ द अबव प्रोविजंस द मैनेजर मस्ट रिटर्न द वॉलेट टू रोहन सिंस रोहन इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द वॉलेट फाउंड अगेंस्ट एवरीबडी एक्सेप्ट द ट्रू ऑनर। अगर बेटा ट्रू ऑनर है तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा सबसे ज्यादा राइट उसके ऊपर किसका है? रोहन का है, क्योंकि एक्चुअली वो वॉलेट उसी को मिला था। तो डेफिनेटली बेटा एज पर सेक्शन 71 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रोहन कैन रिकवर द वॉलेट फ्रॉम द मैनेजर ऑफ रेस्टोरेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा फाइंडर ऑफ गुड्स, ध्यान रखेंगे इसका भी सॉरी, ध्यान रखेंगे बेटा इसका भी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन हमारा जल्दी निपट गया, क्वेश्चन नंबर 3, इसलिए हम जल्दी से आ जाते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मिस्टर सोहन, अ वेल्दी इंडिविजुअल, प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ ₹80,000 टू मिस्टर मुकेश ऑन 26 फरवरी 2021। मिस्टर सोहन भाई मोटी पार्टी है, अच्छा खासा पैसा उनके पास है, तो 80,000 का लोन उन्होंने प्रोवाइड किया किसको? मिस्टर मुकेश को, 26 फरवरी 2021 को। देन द बोरोवर मिस्टर मुकेश asked for a further loan of ₹1,50,000। भाई 1,50,000 का लोन और मांग लिया एंड मिस्टर सोहन अग्रीड बट प्रोवाइडेड द लोन इन पार्ट्स ऑन डिफरेंट डेट्स। तो अलग अलग डेट्स पे उसने दिया भाई। 1,00,000 रुपया दे दिया बेटा उसने कब? 28 फरवरी को, और 50,000 रुपये जो बचा हुआ था उसने दिया वो 3 मार्च को। ठीक है, तो 80,000 रुपये दिया 26 फरवरी को, 1,00,000 रुपये दिया 28 फरवरी को, और 50,000 रुपया दिया 3 मार्च को। समझ आती है बात यहाँ तक? समझ आती है बात यहाँ तक? बिल्कुल आती है जी। चलिए ऑन 10 मार्च 2021 मिस्टर मुकेश while paying off part ₹25,000 to Mr. Sohan insisted that the lender should adjusted 50,000 towards the loan taken on 3rd मार्च 2021 and balance as against the loan on 26 मार्च 2021। उसने बोला भाई कि जो मैंने लास्ट में आपसे लिया था ये वाला 3 मार्च को जो आपसे 50,000 रुपया लिया था, पहले इसको खत्म कर दो, और जो 25,000 रुपया बचा आपका वो आप खत्म कर दो बेटा 26 फरवरी में से। कहां से खत्म कर दो? वो यहाँ से 26 फरवरी में से, इस 80,000 में से। इस तरीके से उसने बोला कि इस लोन को सेटल कर लो। सॉरी ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बोला इस लोन को सेटल कर लिया जाए। जस्ट प्रोवाइड मी सेकंड बेटा, जस्ट प्रोवाइड मी सेकंड, सो सॉरी। आइए बेटा, तो फिर से मैं एक बार केस को रिपीट करता हूँ। 26 फरवरी को लोन मिला 80,000 का, 28 फरवरी को लोन मिला 1,00,000 का, और 3rd मार्च को लोन मिला 50,000 का। ठीक है, 10 मार्च को उसने लोन को वापस करना स्टार्ट किया और उसने बोला कि जो मैं आपको 75,000 रुपीज दे रहा हूँ
वो आप उल्टा करना स्टार्ट करो। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से चल रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। आइए, पहला लोन हो गया बेटा आपका 80,000 का, दूसरा लोन आग हो गया बेटा आपका 1,50,000 का, और तीसरा लोन हो गया बेटा आपका 50,000 रुपये का। ठीक है, रीपेमेंट आई आपकी, उसने 75,000 रुपये दिए आपको और बोला कि 75,000 में से बेटा 50,000 रुपये आप ये तीसरा लोन जो है एक बार में खत्म कर दो इसको, और जो आपके बैलेंस 25,000 रुपये बचा वो आप माइनस कर दो जो मैंने आपसे फर्स्ट टाइम 80,000 रुपये लिए थे उसमें से। तो इस तरीके से वो लोन की सेटलमेंट चाहता है। ठीक है, इस तरीके से वो लोन की सेटलमेंट चाहता है। नाउ मिस्टर सोहन ऑब्जेक्टेड टू दिस अरेंजमेंट एंड आस्क्ड द बोरोवर टू एडजस्ट इन द ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ बोरोवल ऑफ फंड्स। मिस्टर सोहन ने भाई ऑब्जेक्ट किया, उसने बोला नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, जिस ऑर्डर के अंदर आपने लिया है उसी ऑर्डर के अंदर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जिस ऑर्डर के अंदर आपने लिया है उसी ऑर्डर के अंदर आपको देना पड़ेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया बेटा, नाउ यू डिसाइड whether the contention of Mr. Mukesh correct or otherwise as per the provisions of Indian Contract Act 1872। आपको प्रोविजंस के हिसाब से बताना है कि भाई जिस तरीके से मुकेश देना चाहता है उल्टी सीधी पेमेंट, वैसा पॉसिबल है या नहीं, वैसा पॉसिबल है या नहीं, दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या है बेटा, व्हाट वुड बी द आंसर इन केस द बोरोवर डज नॉट इंसिस्ट ऑन सच ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ रीपेमेंट। अगर बेटा बोरोवर ने बोला ही नहीं होता कुछ भी कि किस तरीके से आप एडजस्ट करो, तो वहां पर आप किस तरीके से एडजस्ट करते। एंड देन व्हाट वुड बी द मोड ऑफ एडजस्टमेंट और अप्रोप्रिएशन ऑफ सच पार्ट पेमेंट इन केस नीदर मिस्टर सोहन नॉर मिस्टर मुकेश इंसिस्ट एनी ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट। ना तो भाई मिस्टर मुकेश ने बताया कैसे करना है, ना ही मिस्टर सोहन ने बताया कैसे करना है, तो उस केस के अंदर आप किस तरीके से लोन को एडजस्ट करोगे। तो ये पूरा पूरा क्वेश्चन बेटा आपका यहीं से पूछा गया है। काफी खूबसूरत क्वेश्चन है बेटा, ये पहले काफी एग्जाम्स के अंदर आ चुका है, PYQ है आपका, पहले एग्जाम के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं, काफी मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन सभी को क्लियर होना चाहिए बेटा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आई थिंक सो जी क्वेश्चन के अंदर किसी को कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना हो। आइए, एप्रोप्रिएशंस ऑफ पेमेंट, ये है हमारा टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। आइए बच्चा, आइए जी आइए आइए जी आइए। इन केस वेयर अ डेटर owes several debts to the same creditor and makes payment which is not sufficient to discharge all the debts, the payment shall be appropriated, that is adjusted against the debts as per the provisions of section 59 of and section 59 to 61 of Indian Contract Act 1872। कह रहा है भाई कि आपने एक से ज्यादा लोन किसी को दिए हैं और एक बार में जो आपने पैसा दिया है वो सारे लोन्स को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा, तो किस तरीके से आपको उनको एडजस्ट करते हुए चलना है, ये बात करते हैं आपसे सेक्शन नंबर 59 टू सेक्शन नंबर 61 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आइए जी देखते हैं क्या बात की जाती है, देखते हैं बेटा क्या बात की जाती है। तीनों सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सबसे पहले आपका सेक्शन नंबर 51, वेयर अ डेटर ओइंग several distinct debts to one person makes a payment to him either with express intimation or under circumstances implying that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt, the payment if accepted must be applied accordingly। उसी तरीके से बेटा अप्लाई होनी चाहिए। That's why the contention of Mr. Mukesh is correct, the contention of Mr. Mukesh is correct and he can specify the manner of appropriation of repayment of debt। तो पहले केस के अंदर बेटा कौन विजेता हो गया आपका, मुकेश। जो मुकेश बोल रहा था कि भाई मेरा पहले लास्ट वाला लोन खत्म कर दो फिर मेरा फर्स्ट वाला लोन खत्म कर दो, उस तरीके से बेटा सेटलमेंट पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 59 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो मिस्टर मुकेश की बात यहाँ पर बेटा मानी जाएगी, मिस्टर मुकेश की बात यहाँ पर वैलिड होगी। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए अब बात करेंगे बेटा सेक्शन 60 की, वेयर डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट and there are no other circumstances indicating to which debt the payment is to be applied। जहां पर बेटा डेटर बताना भूल गया, जहां पर डेटर बताना भूल गया भाई कि किस तरीके से आप उसको सेटल करो और उसको बताने के लिए और कोई सर्कमस्टेंस भी अवेलेबल नहीं है, द क्रेडिटर में अप्लाई इट एट हिज डिस्क्रिशन टू एनी लॉफुल डेट एक्चुअली ड्यू एंड पेएबल टू हिम फ्रॉम द डेटर वेयर इट्स रिकवरी इज और नॉट बार्ड बाय द लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग एज टू द लिमिटेशन ऑफ सूट्स। तो भाई इस केस के अंदर सेटल किसी भी तरीके से आप कर पाओगे। Hence in case Mr. Mukesh fails to specify the manner of appropriation of debt
ऑन पार्ट रिपेमेंट मिस्टर सोहन द क्रेडिटर कैन अप्रोप्रिएट द पेमेंट एज पर हिज चॉइस। ठीक है, तो जहां पर बेटा क्या हुआ, जहां पर मिस्टर मुकेश, दूसरा केस क्या हुआ, मिस्टर मुकेश बेटा बताना भूल गया, मुकेश बेटा बताना भूल गया किस तरीके से आप सेटल करो। तो उस केस के अंदर जो मिस्टर सोहन है बेटा, वो किसी भी मोड के अंदर, किसी भी एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के अंदर बेटा उसको सेटल कर सकते हैं। ये बात कौन करता है, सेक्शन 60 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, पहला केस क्या था बेटा, अगर मुकेश ने एक ऑर्डर बताया है तो सोहन को उसी ऑर्डर के अंदर उस डेट को सेटल करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि मुकेश कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर बताना भूल गया या उसने कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं बताया, तो उस केस के अंदर बेटा सोहन की चॉइस है, वो किसी भी ऑर्डर के अंदर उस डेट को सेटल कर सकता है। ठीक है जी, दो केसेस हो गए। आइए तीसरे केस पर। एज पर सेक्शन 61 ऑफ द एक्ट वेयर नीदर पार्टी मेक्स एनी अप्रोप्रिएशन, किसी भी पार्टी ने बेटा यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं किया, द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम। यहाँ पर क्या करोगे बेटा, यहाँ पर क्या करोगे बेटा, यहाँ पर आपका होगा ऑर्डर ऑफ टाइम, वेदर दे आर और नॉट बार्ड बाय द लॉ, या तो लॉ के द्वारा बार्ड है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। इफ द डेट्स आर इक्वल स्टैंडिंग द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच proportionately. Hence, in case neither Mr. Mikesh nor Mr. Sohan specifies the manner of appropriation of debt on part repayment, the appropriation can be made in proportion of debts. तो debts की proportion के अंदर बेटा आप उसको appropriate कर दोगे। ये क्वेश्चन आपके तीन हो गए। सेक्शन 60 यहाँ से पूछ लिया आपसे, सॉरी सेक्शन 60 आपसे यहाँ से पूछ लिया, सेक्शन 61 आपसे यहाँ से पूछ लिया और सेक्शन 59 बेटा आपसे यहाँ से पूछ लिया। बड़ा चलाक है बेटा एग्जामिनर, तीनों सेक्शन आपसे पूछ लिए, तीनों सेक्शन आपसे पूछ लिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आप बोलोगे सर ये तो सारे क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट बता रहे हो, भाई आरटीपी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए हुए हैं आपके, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर मैं ये थोड़ी सोचूंगा कि मैं दो पहले बता चुका तो तीसरा ना बताऊं, है ना। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलते बेटा आगे, चलते हैं बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आइए। क्वेश्चन क्या बेटा, स्टेट विद रीजन और रीजंस वेदर द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर वैलिड और वॉइड एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सीधा सा क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया है, सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है इन तीन केसेस के अंदर अग्रीमेंट वैलिड होगा या वॉइड होगा। ठीक है, सीधा से पूछा गया आपसे कि अग्रीमेंट वैलिड होगा या वॉइड होगा। ओके, पहला केस बेटा, केस नंबर 1, where two courts have jurisdiction to try a suit, an agreement between the parties that the suit should be filed in one of those courts alone and not in the other। भाई दो कोर्ट के अंदर केस है, वो एक पार्टी चाहती है बेटा कि भाई एक ही कोर्ट के अंदर डाल दो। ठीक है, क्या होगा इस केस के अंदर, आइए। आसान केस है बेटा, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अग्रीमेंट क्या है बेटा, बिल्कुल वैलिड है। यहाँ पर अग्रीमेंट क्या है बेटा, बिल्कुल आपका वैलिड है। An agreement in restraint of legal proceedings is the one by which any party thereto is restricted absolutely from enforcing his rights under a contract under a contract through a court. That is section number 28. A contract of this nature is void. However, in the given statement, no absolute restriction is marked on the parties on filing of suit. As per the agreement, suit may be filed in one of the courts have jurisdiction. तो इस केस के अंदर बेटा एक कोर्ट के अंदर भी कर पाओगे मामले को सेटल, इसलिए ये आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा बेटा, वैलिड रहेगा, या ये अग्रीमेंट आपका क्या रहेगा बच्चा, वैलिड रहेगा। आइए अग्रीमेंट नंबर 2, X offers to sell his Maruti car to Y. Y believes that X has only Wagoner car but agrees to buy it। ठीक है, समझ आया बेटा केस। X ने ऑफर किया अपनी मारुति कार सेल करने के लिए Y को, और Y को ऐसा लगता है कि X के पास सिर्फ और सिर्फ वैगनर कार है, पर उसने फिर भी उसको बाय करने के लिए बेटा अग्री कर लिया। और इस केस के अंदर बेटा जब आपने कर ही लिया, ऐसा काम कर लिया आपने बेटा, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। ऐसा काम कर लिया बेटा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। दिस एग्रीमेंट इज वॉइड एज द टू पार्टीज आर थिंकिंग अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट। हमने पढ़ा था ना बेटा, हमने पढ़ा था बेटा कि यहाँ पर रियल कंसेंट आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा, यहाँ पर आपका रियल कंसेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एंड द एग्रीमेंट में बी ट्रीटेड एज वॉइड बिकॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज वेल एज अब्सेंस ऑफ कंसेंस। आप बेटा एक डायरेक्शन के अंदर नहीं सोच पा रहे यहाँ पर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। नंबर 3, एक्स अ फिजिशियन एंड अ सर्जन एम्प्लॉयज वाइज एज एन असिस्टेंट ऑन अ सैलरी ऑफ 75,000 पर मंथ ऑफ अ टर्म for 2 years, and Y agrees not to practice as a surgeon
एंड फिजिशियन ड्यूरिंग दीज 2 years। ठीक है, तो एक्स बेटा एक फिजिशियन भी है, सर्जन भी है, उसने एक असिस्टेंट को रखा, वाई को अपने पास, सैलरी दी उसको, और उसको बेटा बोला कि आप 2 साल तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते एज अ सर्जन और फिजिशियन। आपको बताना है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड या वॉइड। तो बेटा हमने बात करी थी यहाँ पर हमने बात करी थी बेटा कि अगर आपके ऊपर कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है तो उस केस के अंदर आप वैलिड एग्रीमेंट के अंदर लाई करते हो, तो ये आपका एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। अगर ये बोला होता उसको कि आप जिंदगी भर प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो बेटा दैट इज नॉट पॉसिबल, तो वो आपका क्या होता है, वॉइड। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अरे भाई क्या हो गया, आ जाओ जी। दिस इज अ वैलिड एग्रीमेंट बिकॉज अग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is to the extent void। ठीक है, but as an exception an agreement of service by which an employee binds himself during the terms of his agreement not to compete with his employer is not restraint of trade। अपने आप को बेटा बाइंड किया एक एम्प्लॉय ने कि वो अपने एम्प्लॉयर के साथ compete नहीं कर सकता, तो वो क्या होता है बेटा, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड के अंदर नहीं आता, इसलिए आपका यहाँ पर एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बच्चा, वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो सबको क्लियर होगा बेटा पूरा क्वेश्चन नंबर 5। पहले केस के अंदर वैलिड, दूसरे केस के अंदर बेटा वॉइड, और तीसरे केस के अंदर फिर से वैलिड। ठीक है, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। फटाफट से बेटा गहरी सांस ले लो क्योंकि ज़्यादा समय मैं आपको देने ही नहीं वाला हूँ। हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर सेठ an industrialist has been fighting a long drawn litigation with Mr. Dalan, another industrialist। तो उनके अगेंस्ट बेटा उनका काफ़ी ज़्यादा लंबा केस चल रहा है। To support his legal campaign, Mr. Seth enlists the services of Mr. X, a legal expert, stating that an amount of rupees 5 lakhs would be paid if Mr. X does not take up the case of Mr. Raman। Mr. X agrees, but at the end of the litigation, Mr. Seth refused to pay। तो बेसिकली बेटा हुआ क्या था, एक अच्छा खासा क्या है बेटा, एक अच्छा खासा लीगल एक्सपर्ट है मिस्टर एक्स, और मिस्टर सेठ ने क्या बोला कि भाई मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा लेकिन आप मिस्टर रमन की तरफ से केस नहीं लड़ोगे, उनका केस आप नहीं लोगे। ठीक है, बाद में क्या हुआ, लेकिन बेटा एक्स ने एग्री भी किया, लेकिन बाद में मिस्टर सेठ ने ऐसा करने से मना कर दिया, उसको पैसे देने से मना कर दिया। Decide whether Mr. X can recover the amount promised by Mr. Seth under the provisions of Indian Contract Act 1872। तो आपको बताना है कि भाई क्या यहाँ पर मिस्टर एक्स मिस्टर सेठ से कुछ रिकवर कर पाएंगे। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया बेटा, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। थोड़ा सा हमने इसका पार्ट पिछले क्वेश्चन के अंदर भी देखा, सेक्शन 27, वहीं से आपका ये क्वेश्चन है। एज पर Section 27 of the Indian Contract Act 1872, an agreement by which any person is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind of that extent is void। अभी हम पिछले क्वेश्चन के अंदर ही पढ़ के आए हैं बेटा ये। In the given case, Mr. Seth is in litigation with Mr. Raman since long, and Mr. Seth enlists the services of Mr. X and agreed to pay him rupees 5 lakh if he did not take the case of Mr. Raman। And X ने बेटा उसको अग्री भी किया। एज पर सेक्शन 27 मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। क्या है बेटा, ये रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड है, ये क्या है बेटा, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा, वॉइड हो जाएगा। और जब कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया बेटा तो आप कुछ भी रिकवर नहीं कर पाओगे। एक्स विल नॉट बी एबल टू रिकवर एनीथिंग प्रॉमिस्ड बाय मिस्टर सेठ। आई बात समझ में? तो बेटा ये आपका एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस था, ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस था जिसकी वजह से आपका अग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। और चूंकि एक अग्रीमेंट ही वॉइड है तो मिस्टर सेठ यहाँ पर कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते, सॉरी मिस्टर एक्स यहाँ पर कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते मिस्टर सेठ से। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका होता है समाप्त। आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। आई थिंक थोड़ा जल्दी हो रहा है, बट मेरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आपको मैं सब कुछ करा दूँ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टर द अग्रीमेंट टू सेल अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। भाई मजेदार क्वेश्चन है यार, आ जाओ, मजेदार क्वेश्चन है आपका, आ जाओ बेटा। चलिए जी, 2 केसेस आपको इसके अंदर देखिए बेटा। पेरिशेबल गुड्स के बेसिस पर आपको 2 क्वेश्चंस देखने, 2 पार्ट्स इसके देखने हैं। पहला है गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज सेक्शन नंबर
7। और दूसरा आपको देखना है बेटा गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, दैट इज सेक्शन नंबर 8। ठीक है जी, आ जाओ जी, आ जाओ। In accordance with the provisions of SOGA 1930 contained in section 7, a contract for the sale of specified goods is void if at the time when the contract was made the goods without the knowledge of the seller perished or became so damaged as no longer to answer to their description in the contract, then contract is void ab initio। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, पूरा आपको ये समझ में आना चाहिए। मुझे लगता है इसके अंदर कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और दूसरा केस आपका बेटा गुड्स पेरिशिंग है बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, सेल से पहले लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के बाद। वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफाइड गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेलर और बायर पेरिश, किसी का भी फॉल्ट नहीं है बेटा, किसी का भी फॉल्ट नहीं है, लेकिन गुड्स आपके क्या हो गए, पेरिश हो गए या इतने बेटा खराब हो चुके हैं कि अब वो अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं है, जो डिस्क्रिप्शन का जो उसका ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन था उसको वो फॉलो नहीं करते। द एग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड और बिकम्स वॉइड। यहाँ पर भी बेटा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा या वॉइड हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली बेटा यहाँ पर परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं हो पाएगी। गुड्स आपके ओरिजिनल कंडीशन के अंदर नहीं बचे हैं। थोड़ा सा बेटा अलग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, इसको काफी बच्चे छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने बोला कि अलग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लेना है, आपको अच्छी तरह देख लेना है बेटा। आओ क्वेश्चन नंबर 8 पे एक और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द इम्प्लाइड कंडीशंस in a contract of sale by sample under Sales of Goods Act 1930, also state the implied warranties। आती है बेटा बात समझ, बार बार मैंने बोला था सोगा कराते हुए बेटा कि कंडीशन और वारंटी, कंडीशन और वारंटी बेटा ये आपका पेपर के अंदर पीछा नहीं छोड़ेगी, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाएगा आपसे। कंडीशन और वारंटी ये आपका पेपर के अंदर बेटा पीछा नहीं छोड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसलिए आपको इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है बेटा कि अगर आपने सेल बाय सैंपल किया है तो कौन कौन सी उसके अंदर इंप्लाइड कंडीशंस को आपको पूरा करना है। ठीक है, और आपसे फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया बेटा इंप्लाइड वारंटी के हिसाब से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया बेटा इंप्लाइड वारंटी के हिसाब से। आइए आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ। सेल बाय सैंपल सेक्शन नंबर 17 बात करता है बेटा सोगा के अंदर सेल बाय सैंपल की। आइए, in a contract of sale by sample there is an implied condition that number 1 the bulk shall correspond with the sample in quality। ठीक है बेटा, जो बल्क की क्वालिटी है वो सैंपल की क्वालिटी से मैच करनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, जब आपने एक पहले सैंपल देखा जो उसकी क्वालिटी है बेटा वही सेम क्वालिटी बल्क की होनी चाहिए, है ना, क्योंकि सैंपल के बेसिस पर ही तो बेटा आप बल्क ऑर्डर देते हो ना। अगर सैंपल की क्वालिटी सुपीरियर है और बल्क की क्वालिटी जो है डिफरेंट है या इंफीरियर है तो उसके अंदर कैसे बात बन पाएगी। वो सैंपल की क्वालिटी बेटा बल्क की क्वालिटी से मैच करनी चाहिए। आइए दूसरा, द बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। जैसे मैंने पहले बोला बेटा कि आप पहले सैंपल देखते हो और सैंपल के बेसिस पर ही तो बेटा बल्क ऑर्डर देखते हो, बल्क ऑर्डर देते हो, तो बायर के पास बेटा पूरा राइट है कि वो सैंपल की क्वालिटी को या सैंपल को कंपेयर कर सकता है बल्क से। पूरा राइट है बेटा, पूरा का पूरा राइट है। आइए नंबर 3, द गुड्स शैल बी फ्री किससे भाई, फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग दैम टू अनमर्केंटेबल। ठीक है, आपकी अनमर्केंटेबल पोजीशन के अंदर कोई भी गुड्स नहीं होना चाहिए। विच वुड नॉट बी अपेरेंट ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल। हो सकता है कि पहली बार जब आप सैंपल को देख रहे हो तब समझ में ना आए, बट बाद में भी उसके अंदर से बेटा कोई इस तरीके का डिफेक्ट ना निकलना चाहिए जो उसको अनमर्केंटेबल बना देता है, मतलब जो वो सेल ना हो पाए जब किसी काम का ना रहे। This condition is applicable only with regard to defects which could not be discovered by an ordinary examination of the goods। इस बात का आपको ध्यान रखना है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ लेता है। ये वाली कंडीशन आपकी वहीं पर एप्लीकेबल है बेटा जहां पर आप गुड्स का ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन कर रहे हो और आपको डिफेक्ट पता नहीं चल रहा है ना। बट इफ द डिफेक्ट्स आर लेटेंट देन द बायर कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, this simply means that the goods shall be free from any latent defect, that is hidden defect। आ रही बेटा बात समझ। आपने बेटा नॉर्मल एग्जामिनेशन किया और उसके अंदर दो तरह के आपके हो सकते हैं, एक तो हिडन डिफेक्ट है जो कि आपको नॉर्मल एग्जामिनेशन में पता नहीं लग रहा, और एक आपका नॉर्मल डिफेक्ट है। अगर बेटा डिफेक्ट है आपका हिडन जो कि नॉर्मल एग्जामिनेशन पे पता नहीं लग रहा लेकिन बाद में पता चला, वहां पर बेटा बायर के पास ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का।
लेकिन बेटा कोई ऐसा आपका डिफेक्ट था जो कि वहां पर विजिबल था और आपने उस समय पर बेटा उसको रिपोर्ट नहीं किया, बाद में आप इसको परेशानी में नहीं डाल सकते, बाद में आप बेटा इसको। ओके बच्चों, वी आर बैक। एक्चुअली बैटरी का कुछ इशू हो गया था और डिस्कनेक्ट हो गया हमारा सेशन, तो इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि एकदम सेशन मेरा डिस्कनेक्ट हुआ, तो ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो या डिस्कनेक्ट फील ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे थे। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बेटा कि अगर आपने सेल बाय सैंपल किया है, अगर आपकी सेल बाय सैंपल हुई है, तो क्या क्या उसके अंदर आपकी इम्प्लाइड कंडीशंस रहेंगी, वो आपको बताना था। और आपको बताना था बेटा इम्प्लाइड वारंटीज के बारे में। दैट वाज योर क्वेश्चन। हमने बेटा बात कर ली थी इम्प्लाइड कंडीशंस के बारे में। इम्प्लाइड कंडीशंस के बारे में हमने बात कर ली थी, क्या क्या हमारी इम्प्लाइड कंडीशंस होती है। फटाफट से बेटा एक बार फिर से देख लेते हैं। इम्प्लाइड कंडीशंस हमारी क्या क्या थी बेटा। पहला था हमारा कि जो आपका बल्क है बेटा, वो आपके सैंपल क्वालिटी से मैच करना चाहिए। जो भी आपका सैंपल का क्वालिटी था और आपका बल्क का क्वालिटी दोनों सेम होना चाहिए। दूसरा बेटा, बायर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो बल्क को सैंपल से कंपेयर कर सकता है, क्योंकि उसने सैंपल के बेसिस पर ही बल्क को परचेज किया है। देन हमने बेटा पढ़ा था कि आपका दो टाइप्स के डिफेक्ट हो सकते हैं, एक तो हिडन डिफेक्ट और एक नॉन हिडन डिफेक्ट। अगर कोई हिडन डिफेक्ट है बेटा, जो कि आपको नॉर्मल एग्जामिनेशन जब आप कर रहे हो गुड्स का, उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, उसके अगेंस्ट बेटा बाद में आप क्लेम ले सकते हो, आप गुड्स को रिटर्न कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हो। लेकिन कोई ऐसा बेटा डिफेक्ट है जो कि आपको ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन पे, नॉर्मल एग्जामिनेशन पे पता चल जाना चाहिए था और आपने उसको पता नहीं लगाया, तो बाद में इसके अगेंस्ट आप क्लेम नहीं ले पाओगे। तो ये सब हमने बात कर ली थी बेटा सेल बाय सैंपल के केसेस के अंदर। अब हम बात करेंगे बेटा इम्प्लाइड वारंटी के बारे में। अब हम बात करेंगे बेटा इम्प्लाइड वारंटी के बारे में। सबसे पहला है बेटा वारंटी सो एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, जिसकी जो बात करती है बेटा सेक्शन 14 सबसेक्शन बी। एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द बायर शैल हैव एंड एंजॉय क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड्स। ठीक है जी, एंड एंजॉय क्वाइट पोजेशन। This is to say, if the buyer have got possession of the goods is later on disturbed in his possession, he is entitled to sue the seller for the breach of warranty। उस केस के अंदर बेटा ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए जा सकते हो अगेंस्ट द सेलर। दूसरा हम बात करेंगे बेटा वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेस, जो की बात करता है सेक्शन 14 सबसेक्शन सी। दोनों आपकी इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा, सेक्शन 14 सबसेक्शन बी, सेक्शन 14 सबसेक्शन सी, सेक्शन 16 सब क्लॉज 3, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और एनकम्प्रेंस इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी नॉट डिक्लेयर्ड और नॉन टू द बायर बिफोर और एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू, उस केस के अंदर भी। तीसरा केस है बेटा आपका वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, जो की बात करता है सेक्शन 16। An implied warranty as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed or attached by the usage of trade। सिर्फ और सिर्फ बेटा उसी से पता लगेगा। Regarding implied condition or warranty as to the quality or fitness for any particular purpose of goods supplied, the rule is let the buyer beware, जिसको हम कहते हैं बेटा save it emptor भी। ठीक है, let the buyer beware, that is the seller is under no duty to reveal unflattering truths about the goods sold, बट दिस रूल हैज सर्टेन एक्सेप्शंस। तो इसको बोलते हैं बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ सेव इट एम्प्टर, जो कि आपने पढ़ा होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ बेटा सेव इट एम्प्टर। और इसके हमने बेटा कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़े हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। इसको मैंने अपनी 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर भी कवर किया है। सेव इट एम्प्टर और उसकी एग्जेम्पशंस दोनों ही, एक्सेप्शंस दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बेटा आपका इसके अंदर आता है डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। Where the goods are dangerous in nature and the buyer is ignorant of the danger, the seller must warn the buyer of the probable danger। अगर कोई बेटा आप ऐसा गुड बेच रहे हो जिसके अंदर कुछ बेटा रिस्क है, जिसके अंदर कुछ रिस्क है, जिसके अंदर आपको कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, जिसके अंदर कुछ डेंजर हो सकता है, और बायर को बेटा उस डेंजर के बारे में नहीं पता, तो बीइंग द सेलर ऑफ द गुड्स दैट इज योर ड्यूटी टू अवेयर द बायर अबाउट द प्रोबेबल डेंजर और प्रोबेबल प्रिकॉशंस टू बी टेकन। इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी द सेलर मे बी लायबल इन डैमेजेस। ठीक है जी, नहीं तो बेटा सेलर लायबल हो जाएगा डैमेजेस के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा आपका, मैंने बार बार बोला है कि कंडीशन वर्सेस वारंटी, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंडीशन वर्सेस वारंटी, इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड वारंटीज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक हमारा हो चुका है अच्छे तरीके से। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक और।
सर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भाई, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, तभी बैठकर इतना सारा समय हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं बेटा, दे आर इंपॉर्टेंट इन नेचर, दे आर इंपॉर्टेंट इन नेचर। आइए, शुभांगी वेंट टू अ ज्वेलरी शॉप एंड आस्क्ड द सेल गर्ल्स टू शो हर डायमंड नेकलेस विद सफायर स्टोन्स। उसने बोला भाई डायमंड नेकलेस चाहिए अपने को और उसके ऊपर सफायर स्टोन्स होने चाहिए। ओके, द ज्वेलर टोल्ड हर दैट वी हैव अ लॉट ऑफ डिजाइन्स ऑफ डायमंड नेकलेस बट विद ब्लू स्टोन्स। उसने बोला भाई कि हमारे पास डायमंड नेकलेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन सफायर स्टोन के साथ नहीं है, हमारे पास ब्लू स्टोन के साथ है। ठीक है जी। इफ शी चूजेस फॉर हरसेल्फ एनी स्पेशल डिजाइन ऑफ डायमंड नेकलेस विद ब्लू स्टोन्स दे विल रिप्लेस ब्लू स्टोन्स विद सफायर स्टोन्स। उसने बोला कि भाई आप डिजाइन पसंद कर लो, आप डिजाइन पसंद कर लो नेकलेस का, हम जो इसके अंदर ब्लू स्टोन्स है उसको रिप्लेस कर देंगे जो आपको चाहिए सफायर स्टोन्स उनके साथ। बट फॉर द सफायर स्टोन्स दे विल चार्ज सम एक्स्ट्रा कॉस्ट। उन्होंने बोला लेकिन भाई सफायर कॉस्ट के लिए आपको कुछ सफायर स्टोन्स के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। शुभांगी सिलेक्टेड अ ब्यूटीफुल डिजाइनर नेकलेस एंड पेड फॉर इट। शी ऑल्सो पेड द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ सफायर स्टोन्स। तो उसने बेटा एक डायमंड नेकलेस पसंद किया, उसके लिए उसने पे किया, और जो आपका सफायर स्टोन्स का एक्स्ट्रा कॉस्ट था उसने उसको भी पे कर दिया। यहां तक बात समझ आनी चाहिए सबको, ठीक है। द ज्वेलर रिक्वेस्टेड हर टू कम बैक अ वीक लेटर फॉर डिलीवरी ऑफ दैट नेकलेस। उसने बोला भाई इसकी रिप्लेसमेंट में कुछ समय लगेगा, आप एक हफ्ते बाद आ जाइए अपने नेकलेस की डिलीवरी के लिए। When she came after a week to take the delivery of necklace, she noticed that due to sapphire stones, the design of necklace had been completely disturbed. जो डिजाइन बेटा उसका ब्लू स्टोन्स के साथ था, सफायर स्टोन्स लगने के बाद उसका डिजाइन ही बेटा पूरा चिरमरा गया, खराब हो गया, डिस्टर्ब हो गया। नाउ शी वॉन्ट्स टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। क्या चाहती है बेटा वो? शी वॉन्ट्स टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। अब वो चाहती है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया जाए। एंड दस आस्क्ड द मैनेजर टू गिव हर मनी बैक। कह रही है भाई कॉन्ट्रैक्ट को कर दो टर्मिनेट और मेरा पैसा कर दो वापिस। बट ही डिनाइड फॉर द सेम। लेकिन बेटा मैनेजर ने मना कर दिया। अब आपको एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बताना है बेटा। क्या बताना है? पहला क्वेश्चन बेटा क्या है? स्टेट विद रीजंस वेदर शुभांगी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द ज्वेलर। ये आपका पहला क्वेश्चन है कि क्या शुभांगी बेटा इस केस के अंदर ज्वेलर से कुछ रिकवर कर सकती है। और दूसरा क्वेश्चन आपका है बेटा व्हाट वुड बी योर आंसर इफ ज्वेलर सेज दैट ही कैन चेंज द डिजाइन बट ही विल चार्ज एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर द सेम। पहला तो आपसे सिंपल सी चीज पूछी गई है कि क्या शुभांगी ज्वेलर से कुछ रिकवर कर पाएगी, यस और नो, किस बेसिस पर कर पाएगी आपको बताना है। दूसरा केस है बेटा कि इन केस अगर ज्वेलर कहता है कि मैं इसका डिजाइन चेंज करके वैसा ही कर दूंगा जैसा आपको चाहिए, लेकिन अगेन आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, तो उस केस के अंदर आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या प्रोविजंस आपके रहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको स्टडी मैट के अंदर भी दे रखा है, और मैंने जो अपने इंपॉर्टेंट केस लॉस कराए थे उसके अंदर भी एक ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस काफी है एग्जाम के अंदर। इस पर्टिकुलर केस लॉ को हम बहुत प्यार से बहुत ध्यान से समझते हुए चलेंगे। ठीक है जी, बहुत प्यार से बहुत ध्यान से समझते हुए चलेंगे। आइए आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 where under a contract of sale the property in the goods is transferred from the seller to the buyer। जहां पर बेटा प्रॉपर्टी आपकी सेलर से बायर को ट्रांसफर हो चुकी है, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल। इसको हम कहते हैं सेल। बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं अग्रीमेंट टू सेल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, सेल वर्सेज अग्रीमेंट टू सेल। इंडिविजुअली भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जो आपका आता है सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 के अंदर। An agreement to sell becomes a sale when the time elapses or conditions are fulfilled subject to which property in goods is to be transferred। तो बेसिकली दो चीजें होती है बेटा आपकी। एक होता है आपका सेल, जो की बात करता है सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 कि एक्चुअली आपने बेटा गुड्स के ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी फ्रॉम सेलर टू बायर। दूसरा होता है आपका बेटा अग्रीमेंट टू सेल, जहां पर आपको फ्यूचर डेट के ऊपर अभी ऑनरशिप ट्रांसफर करनी है, करंटली आपने ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की है। ठीक है, on the basis of the above provisions and facts given in the question it can be said that, सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा बेटा कि जो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है दैट इज सेल और एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोविजन अप्लाई होंगे। देखो सीधी सी बात है बेटा, सीधी सी बात है कि अभी शुभांगी को गुड्स का पोजेशन नहीं मिला है। ठीक है, गुड्स का पोजेशन शुभांगी को अभी नहीं मिला है, उसको अभी उसका टाइटल ट्रांसफर नहीं किया गया है। तो अभी क्या है बेटा? ये अग्रीमेंट टू सेल। ये क्या बेटा? अभी अग्रीमेंट टू सेल बिटवीन शुभांगी एंड ज्वेलर एंड नॉट अ सेल, क्योंकि उसको बेटा एक हफ्ते बाद डिलीवरी मिलने वाली है। अभी क्या है? ये अग्रीमेंट टू सेल।
इवन दो द पेमेंट वॉज मेड, बच्चे कहेंगे सर पेमेंट तो हो गई, पेमेंट तो हो गई बेटा, लेकिन प्रॉपर्टी इन गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस फिक्स्ड बिटवीन द बायर एंड द सेलर। क्या कंडीशन बोली गई थी बेटा कि सफाया स्टोन लगा के दिया जाएगा, जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होगी, चाहे आपने पेमेंट कर दी, सेल नहीं मानी जाएगी। दिस इज अग्रीमेंट टू सेल। As due to sapphire stones, the original design is disturbed. Necklace is not in original position. Hence, Shubhangi has right to avoid the agreement to sell and can recover the price paid. Actually, बेटा अभी ownership transfer नहीं हुई है from the seller to the buyer. In this case, Shubhangi has exclusive right to avoid the agreement to sell. इस agreement को बेटा वो avoid कर सकती है और अपने price को recover कर सकती है। समझ आया तो बोलो हाँ, काफी easy है। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बेटा कि अगर ज्वेलर ये ऑफर करता है कि मैं इसको ओरिजिनल पोजीशन में ले आऊंगा, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, तो आप क्या बोलेंगे? आइए जी, फिर से प्रोविजंस पे आते हैं हम तो प्रोविजंस के बेसिस पर ही बात करते हैं बेटा। आओ, इफ ज्वेलर ऑफर्स टू ब्रिंग द नेकलेस इन ओरिजिनल पोजीशन बाय रिपेयरिंग, ही कैन नॉट चार्ज एक्स्ट्रा कॉस्ट। बेटा कोई भी वो एक्स्ट्रा कॉस्ट शुभांगी से चार्ज नहीं कर सकता। इवन दो ही हैज टू बियर सम एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर, ही कैन नॉट चार्ज इट फ्रॉम शुभांगी। चाहे बेटा उसको रिपेयर करवाने में कुछ खर्चा बियर करना पड़ रहा हो एक्चुअली, उसके बावजूद भी वो शुभांगी से कुछ रिकवर नहीं कर सकता। ठीक है, तो दोनों आंसर्स आपके पास मिल चुका है बेटा। शुभांगी पहले केस के अंदर अपना प्राइस रिकवर कर सकती है, दूसरे केस के अंदर अगर शुभांगी से कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे मांगे जाते हैं उसको ओरिजिनल पोजीशन में मंगाने के लिए, दैट इज नॉट एज पर द प्रोविजंस। यहाँ पर बेटा ज्वेलर या सेलर कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता शुभांगी से फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर, ऑल्दो उसने शायद कुछ एक्सपेंसेस बियर करे हो चाहे ना करे। ठीक है जी, ठीक है बेटा। पूरा क्वेश्चन मुझे लगता है बेटा क्लियर होना चाहिए, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो बेटा नहीं होनी चाहिए। आइए जी, नहीं होनी चाहिए। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, आई विल रिप्लाई। चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक और स्टेट अप क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। किसकी बात कर रहा है बेटा? असर्टेन गुड्स की बात नहीं कर रहा, अनअसर्टेन गुड्स की बात कर रहा है। एंड इट्स एप्रोप्रिएशन एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो अगर आप सेल करते हैं बेटा अनअसर्टेन गुड्स की, तो उस केस के अंदर क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स रहेंगे, ये आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। आइए, सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स एंड एप्रोप्रिएशन जो की बात करता है बेटा आपका सेक्शन 23। क्या वो बात करता है बेटा? सेक्शन 23 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। Appropriation of goods involves selection of goods with the intention of using them in performance of the contract and with the mutual consent of the seller and buyer. Essentials क्या रहेंगे बेटा? नंबर 1, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स। सबको पता होना चाहिए भाई, अनअसर्टेन गुड्स आपके फ्यूचर गुड्स होते हैं। ठीक है, इसको लेकर बेटा एक आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। नंबर 2, द गुड्स शुड कन्फॉर्म टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी बेटा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी स्टेट है उसके अकॉर्डिंग ही वो गुड्स आपके होने चाहिए। नंबर 3 बेटा, द गुड्स मस्ट बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट, जिसको हम मर्केंटेबल स्टेट भी कह सकते हैं बेटा। ये एक आपका डिलीवरेबल स्टेट के अंदर ही गुड्स होने चाहिए। नंबर 4, द गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ईदर बाय डिलीवरी टू द बायर और इज एजेंट और द कैरियर। कोई भी बेटा डिलीवरी कर रहा है, चाहे बायर खुद डिलीवरी कर रहा है, चाहे उसके एजेंट के थ्रू हो रहा है, चाहे करियर के थ्रू हो रहा है बेटा, किसी के भी थ्रू अगर बेटा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हर केस के अंदर आपका अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन होना चाहिए। द अप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय, कौन कौन कर सकता है बेटा? नंबर 1, द सेलर विद द एसेंट ऑफ द बायर। ठीक है, सेलर खुद कर सकता है बायर के एसेंट से, या बायर भी कर सकता है बेटा सेलर के एसेंट से। ठीक है, या तो बायर सेलर के एसेंट से कर लेगा या सेलर बायर के एसेंट से कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। द असेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये तो आपकी सिंपल सी बात है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हो तो उसका असेंट आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एंड देन असेट में भी गिवन ईदर बिफोर और आफ्टर अप्रोप्रिएशन। ठीक है, अप्रोप्रिएशन के पहले या बाद कभी भी आप असेंट दे सकते हो। तो ये टोटल आपके 5 बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बनते थे। सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए बेटा फटाफट से आ जाते हैं अपने केस लॉ की तरफ। केस लॉ की तरफ, मिसेस कंचन वेंट टू द
local rice and wheat wholesale shop and asked for 100 kgs of बासमती राइस। ठीक है बेटा, अपने पास एक होलसेल शॉप पे गई और उन्होंने बोला भाई मुझे 100 किलो बासमती चावल चाहिए। द शॉपकीपर कोटेड द प्राइस ऑफ द सेम एज ₹125 पर केजी टू विच शी अग्रीड। शॉपकीपर ने बोला भाई 125 रुपया प्रति किलो देंगे हम आपको चावल, और मिसेस कंचन ने बेटा अग्री कर लिया। मिसेस कंचन इंसिस्टेड दैट शी वुड लाइक टू सी द सैंपल ऑफ व्हाट वुड बी प्रोवाइडेड टू हर बाय द शॉपकीपर बिफोर शी अग्रीड अपॉन सच परचेज। उसने बोला भाई परचेज से पहले मुझे सैंपल चाहिए कि किस तरीके का हमारे पास चावल आने वाला है। द शॉपकीपर शोड हर अ बोल ऑफ राइस एज सैंपल। द सैंपल एग्जैक्टली कॉरस्पॉन्डेड टू द एंटायर लॉट। ठीक है, उसने सैंपल दिखाया और जो आपका सैंपल था वो पूरे लॉट के लिए सेम था, मतलब पूरा लॉट आपका उसके अकॉर्डिंग ही था, वैसे ही था। मिसेस कंचन एग्जामिन्ड द सैंपल कैजुअली विदाउट नोटिसिंग द फैक्ट दैट इवन दो द सैंपल वाज ऑफ द बासमती राइस बट इट कंटेन्ड अ मिक्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रेन्स। मिसेस कंचन ने जब सैंपल को देखा बेटा तो उसने कैजुअली उसको देखा, उसने ध्यान नहीं दिया कि ये बासमती राइस है लेकिन इसके अंदर लॉन्ग और शॉर्ट ग्रेन्स दोनों मिक्स हुए हैं। आइए जी आगे, यहां तक का मामला हो गया। The cook, on opening the bags, complained that dish, if prepared with the rice, would not taste the same as the quality of rice was not as per requirement of the dish. जैसे बेटा कुक ने देखा, बोला भाई वैसा मजा नहीं आ पाएगा इस चावल को खाने में क्योंकि इसकी क्वालिटी उस तरीके की नहीं है जो कि इस पर्टिकुलर डिश को बनाने के लिए चाहिए। देख लो बेटा कितना घुमा घुमा के कितनी बातें बनाई हुई हैं। नाउ मिसेस कंचन वांट्स टू फाइल अ सूट ऑफ फ्रॉड अगेंस्ट द सेलर alleging him of selling a mix of good and cheap quality rice. Will she be successful? आ गया बेटा आपके लिए पहला क्वेश्चन। आपके लिए बेटा पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? अब मिसेस कंचन भाई सेलर के अगेंस्ट यू फाइल करना चाहती हैं कि आपने हमारे साथ किया है धोखा, आपने अच्छे क्वालिटी और बुरी क्वालिटी के चावल को मिक्स करके हमें बेचा है, क्या वो ऐसा करने में सक्सेसफुल होंगी? दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा? दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा? Decide the fate of the case and options open to Mrs. Kanchan for grievance redressal as per the provisions of Sales of Goods Act 1930। क्या क्या ऑप्शंस बेटा मिसेस कंचन के पास अवेलेबल होंगे ग्रीवियंस के लिए, ये आपको सेकंड क्वेश्चन बताना है। और लास्ट बेटा आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस मिसेस कंचन स्पेसिफाइड हर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट एज टू लेंथ ऑफ राइस। अगर मिसेस कंचन ने बेटा स्पेसिफिकली बोला होता कि मुझे लॉन्ग राइस ही चाहिए या शॉर्ट राइस ही चाहिए, तो उस केस के अंदर आपका आंसर क्या होता? ये 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। काफी जबरदस्त, काफी मजेदार बेटा ये केस स्टडी है, काफी मजेदार ये केस स्टडी है। ठीक है, अभी हम सेल बाय सैंपल ऊपर पढ़ के आए हैं और उस थोड़ा सा बेटा उससे एक्सटेंडेड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है केस लॉ के अंदर। केस लॉ के अंदर आपसे एक्सटेंडेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन सबको क्लियर होना चाहिए। आई थिंक क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। इसी असम्पशन के साथ बेटा मैं आंसर पर आ रहा हूं। As per the provisions of subsection 2 of section 17 Sales of Goods Act 1930, in a contract of sale by sample there is an implied condition, जो भी हम कुछ ऊपर पढ़ के आए हैं बेटा, कि जो आपका बल्क है बेटा और जो सैंपल है दोनों की क्वालिटी सेम होनी चाहिए। और दूसरा हमने पढ़ा था बेटा जो बायर है उसके पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो बल्क और सैंपल को कंपेयर कर पाए। ठीक है, ये दोनों ही चीजें भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। इन दिस गिवन केस Mrs. Kanchan will not be successful as she casually examined the sample of rice. As she casually examined the sample of rice, which exactly correspond to the entire lot. बोला था ना बेटा क्वेश्चन के अंदर आपको कि जो सैंपल था और लॉट था दोनों सेम थे, सैंपल और लॉट दोनों सेम थे। अगर उसने सैंपल को अच्छे तरीके से एग्जामिन किया होता मिसेस कंचन ने, तो उनको पता लग जाता कि भाई इसके अंदर मिक्स चावल है, तो वो शायद उसको नहीं लेती। इसके अंदर बेटा सेलर की कोई गलती नहीं थी। सेलर ने जो सैंपल में दिखाया वही आपको एक्चुअली में बल्क क्वांटिटी में दिया। ऐसा नहीं है कि उसने सैंपल दिखाया लॉन्ग चावल का और आपको दे दिया उसने मिक्स चावल। उसने जो सैंपल दिखाया वही आपको एक्चुअली दिया। इस केस के अंदर बेटा, इस केस के अंदर आप कोई भी सेलर के अगेंस्ट क्लेम नहीं ले सकते विदाउट नोटिसिंग द फैक्ट दैट इवन दो द सैंपल वाज दैट ऑफ बासमती राइस बट इट कंटेन्ड मिक्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रेन्स। थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ बेटा आपको। अभी मैंने आपको बताया था, जब इस क्वेश्चन को मैं कर रहा था, ये रहा, अभी बताया था बेटा मैंने आपको 2 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं आपके, हिडन डिफेक्ट्स, नॉन हिडन डिफेक्ट्स। अगर कोई हिडन डिफेक्ट है जो आपको नॉर्मल एग्जामिनेशन के सैंपल में पता नहीं चल रही, उसके अगेंस्ट तो बेटा आप बाद में क्लेम ले सकते हो। लेकिन ऐसा चीज जो बेटा आपको सैंपल के अंदर दिख रहा है और आपने उसको अपनी गलती से नहीं देखा, बाद में आप बेटा सेलर के ऊपर इसको लेकर नहीं चढ़ पाओगे। और यही आपका बेटा अप्लाई हो गया है इस पर्टिकुलर केस स्टडी के अंदर।
यहाँ पर बेटा मिसिस कंचन सेलर के ऊपर इस बात को लेकर नहीं चढ़ पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर गलती थी मिसिस कंचन की, जो कि बेटा आपका सैंपल है दैट इज प्रॉपरली मैचिंग विद योर बल्क इज प्रॉपरली मैचिंग विद योर सैंपल। जो सैंपल में था वही बल्क के अंदर था। आपने अगर सैंपल को अच्छे से एग्जामिन किया होता तो आपको पता लगता है कि इसके अंदर मिक्स ग्रेन है, जो कि आपने नहीं किया, एंड दैट इज योर फॉल्ट। तो पहले केस के अंदर बेटा मिसिस कंचन को कछू नहीं मिलना, मिसिस कंचन को बेटा पहले केस के अंदर कछू नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आइए सेकंड केस क्या था बेटा, एक बार फिर से बता देता हूं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑब्वियस ही बात है बेटा, जब फर्स्ट केस के अंदर आपको कुछ मिल नहीं रहा तो कुछ नहीं मिलने का आपको ऑप्शंस क्या अवेलेबल होंगे जब आपको आपका केस ही नहीं है कुछ। इन द इंस्टेंट केस मिसिस कंचन डज नॉट हैव एनी ऑप्शन अवेलेबल टू हर फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल, ठीक है, क्योंकि बेटा उसकी गलती थी, उसने सैंपल को अच्छे तरीके से एग्जामिन नहीं किया। यहाँ पर उसके पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिसके अगेंस्ट बेटा वो क्लेम ले पाए, ठीक है। आइए आगे तीसरा केस था बेटा, अगर मिसिस कंचन ने अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बताई होती तो क्या होता। तो यहां पर बेटा थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इफ मिसिस कंचन स्पेसिफाइड हर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट एज टू लेंथ ऑफ द राइस, देन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल कॉरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। इफ इट इज नॉट, सो द सेलर विल बी हेल्ड लायबल। तो उस केस के अंदर बेटा क्या होता कि जो आपके गुड्स हैं बेटा वो डिस्क्रिप्शन से मैच करने चाहिए, और जब अगर आपके गुड्स डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहे होते तब आपका सेलर लायबल होता, ठीक है जी। तीनों केसेस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, फटाफट से देख लीजिए। आई डोंट थिंक सो कोई डाउट रहना चाहिए, कोई डाउट है फिर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। काफी मजेदार केस स्टडी थी, काफी इंटरेस्टिंग केस स्टडी थी। 11 क्वेश्चन हम बेटा निपटा चुके हैं, आधे से ज्यादा 55% हमारा आरटीपी कंप्लीट हो चुका है। आइए बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 12। रवि सोल्ड 500 बैग्स ऑफ व्हीट टू तुषार। रवि ने बेटा तुषार को 500 बैग्स बेचे हैं व्हीट के। ईच बैग कंटेन्स 50 किलोग्राम्स ऑफ व्हीट। रवि सेंट 450 बैग्स बाय रोड ट्रांसपोर्ट एंड तुषार हिमसेल्फ टुक रिमेनिंग 50 बैग्स। तो 50 बैग तो बेटा तुषार खुद ही ले गया, और बाकी के जो आपके 450 मतलब 450 बैग्स बचे हुए थे वो रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजे हैं रवि ने। Before Tushar receives delivery of 450 bags sent by road transport, he becomes bankrupt। क्या हो गया बेटा, वो bankrupt हो गया। जिन बच्चों ने बेटा अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है यही समझते बेटा आपको समझ आना चाहिए क्या होने वाला है बेटा, अनपेड सेलर का केस होने वाला है, या आपका अनपेड सेलर का केस होने वाला है। आइए, रवि बीइंग स्टिल अनपेड स्टॉप्स द बैग इन ट्रांजिट। उसको पता लग गया भाई कि इसका तो दिवालिया निकल चुका है, ये तो बैंकरप्ट हो चुका है, पैसा कहां से देगा। उसने बेटा रास्ते के अंदर ही अपना बैग्स को रोक दिया। द ऑफिशियल रिसीवर ऑन तुषार्स इंसॉल्वेंसी क्लेम्स द बैग्स डिसाइड द केस विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। लेकिन जो बेटा ऑफिशियल रिसीवर था तुषार का, उसने बोला कि भाई बैग्स तो आपको भेजने पड़ेंगे, तो अब आपको इसके प्रोविजंस को बताना है। पहले ही बोला बेटा मैंने, अनपेड सेलर का केस है, जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है। केस लॉ देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन एक्चुअली कहां से पूछा गया है ना। आइए बेटा, अनपेड सेलर के पास बेटा एक राइट होता है। क्या राइट होता है बेटा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जो कि बात करता है आपका सेक्शन 50 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कि आप बेटा रास्ते के अंदर अपना सामान रोक सकते हो अगर आपको पता लग गया कि सामने वाले का दिवालिया निकल चुका है। आइए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, व्हेन द बायर ऑफ गुड्स बिकम इंसॉल्वेंट, द अनपेड सेलर हु हैज पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ द गुड्स हैज राइट ऑफ स्टॉपिंग देम इन ट्रांजिट। So is to say he may resume possession of the goods as long as they are in the course of transit and may retain them until paid or tender price of the goods। ठीक है, तो बेटा उसको रास्ते के अंदर रोक सकता है, और जब उसने उसको रास्ते में रोक दिया तो उसका पोजीशन किसके पास रहेगा, सेलर के पास ही रहेगा, और जब तक वो उसका पोजीशन रख सकता है जब तक बेटा एक्चुअली उसको पेमेंट नहीं मिल जाती। When the unpaid seller has parted with the goods to a carrier and the buyer has became insolvent। अब क्या हुआ बेटा कि आपने कैरियर को दे दिया गुड्स ले जाने के लिए, और उसके बाद आपका बायर क्या हो गया बेटा, इंसॉल्वेंट हो गया। ही कैन एक्सरसाइज दिस राइट ऑफ आस्किंग द कैरियर टू रिटर्न द गुड्स बैक और टू नॉट डिलीवर द गुड्स टू द बायर। तो उस केस के अंदर भाई सेलर के पास, जो कि अनपेड सेलर है, उसके पास पूरा राइट है कि आप या तो अपने गुड्स को वापस मंगा लो, या भाई आप बोल दो डिलीवरी वाले को कि नहीं भाई अभी इसको डिलीवर नहीं करना है। ठीक है, तो ये केस बिल्कुल क्लियर है। इसकी बेसिस पर आई थिंक आप अपना डिसीजन दे पाओगे, जो कि सिंपल डिसीजन होगा बेटा।
In the instant case, Tushar, the buyer who becomes insolvent and 450 bags are in transit, Ravi, the seller, can stop the goods in transit by giving a notice of it to Tushar. The official receiver on Tushar's insolvency cannot claim the bags. ठीक है, यहाँ पर बेटा आप बैग्स को क्लेम नहीं कर पाओगे. ठीक है, यहाँ पर आप बैग्स को क्लेम नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ आप तुषार को नोटिस दोगे कि भैया आपने पैसा नहीं दिया है और हम गुड्स को रोक रहे हैं. था बेटा, सिंपल क्वेश्चन था. अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए. 12th क्वेश्चन में हमारा होता है समाप्त. और अभी हमने क्वेश्चंस कर लिए बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से. आ जाइए बेटा, करा देंगे. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 3 क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछे गए हैं, बारी बारी से तीनों को देखेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. क्या है बेटा पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड? कोनो दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत सिंपल बात है इसके अंदर. तो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड क्या है बेटा? वेयर अ प्रोविजन इज मेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड. इसके अंदर बेटा आपकी ड्यूरेशन स्पेसिफिकली मेंशन की गई है कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आपकी पार्टनरशिप चलेगी, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड. It is a partnership created for a particular period of time. Such a partnership comes to an end on the expiry of the fixed period. For example, बेटा आपने पार्टनरशिप करी 6 साल के लिए, 6 ईयर्स के लिए आपने कोई पार्टनरशिप करी है. देन एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स आपकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी बेटा? खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी. इसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड. आइए नेक्स्ट है बेटा आपका पार्टनरशिप से ही व्हेन द कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक है, आप अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी को कब रिवोक कर सकते हो, कब विड्रॉ कर सकते हो, ये आपका क्वेश्चन है. रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, जो कि आपका सेक्शन नंबर 38 है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38, अ कंटिन्यूइंग गारंटी गिवन टू अ फर्म और टू अ थर्ड पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ अ फर्म इज in the absence of an agreement to the contrary revoked as to future transactions from the date of any change in the constitution of the firm. ठीक है, अगर आपकी फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है, मतलब कोई पार्टनर की डेथ हो रही है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो वहां से बेटा आप अपनी रिवोकेशन कर सकते हैं. ठीक है, डेथ के ऊपर, रिटायरमेंट के ऊपर, एडमिशन के ऊपर ये रिवोकेशन आपकी हो जाएगी, अगर अनटिल अनलेस कोई आपका स्पेसिफिक अग्रीमेंट हुआ हुआ है. तो अगर कुछ अग्रीमेंट हुआ हुआ है तो उसके हिसाब से आप चलोगे, और नहीं हुआ हुआ है तो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए बेटा आपकी गारंटी रिवोक हो जाएगी. ठीक है, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना. फॉर एग्जांपल बेटा 31 जुलाई को बेटा आपने एडमिशन किया एक नए पार्टनर का, 31 जुलाई को आपने नए पार्टनर का एडमिशन किया, तो 31 जुलाई के बाद की गारंटी आप विड्रॉ कर सकते हो. उससे पहले जो आपने गारंटी ले रखी थी बेटा, उसके अंदर आपका हिस्सा रहेगा. फ्यूचर डेट्स के लिए आप कर सकते हो, प्रीवियस गारंटी को आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे. एक बार जो हो गया वो हो गया. लास्ट क्वेश्चन बेटा आपका इसी क्वेश्चन के अंदर है, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल एज पर द प्रोविजंस ऑफ आईपीए 1932. गुडविल क्या है भाई? ये तो बेटा हमने 11th क्लास के अंदर ही पढ़ लिया था. गुडविल क्या है? सर कैसी बातें पूछते हैं ये भाई, दुआ करो ऐसी बातें पूछ ले एक आधी, नहीं तो ऐसी बातें पूछते हैं नहीं. आइए, गुडविल हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो कि मैंने पहले ही बोला बेटा, ये आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है. सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट लेज डाउन दैट गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज टू बी रिगार्डेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. ठीक है, गुडविल को हम फर्म की प्रॉपर्टी के अंदर ही काउंट करते हैं. गुडविल में बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव नॉर्मल लेवल ऑफ प्रॉफिट्स अर्नड बाय अंडरटेकिंग बिलोंगिंग टू द सेम क्लास ऑफ बिजनेस. ठीक है, जो भी बेटा नॉर्मल से ऊपर आप अर्न कर पा रहे हो, जो भी आपको अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं? गुडविल की वजह से. तो जनरली ये क्या है बेटा? आपकी बिजनेस की या फर्म की रेप्यूटेशन. ठीक है जी, क्या है बेटा? ये आपकी बिजनेस या फर्म की रेप्यूटेशन. 13 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर होते हैं समाप्त. एक बार फटाफट से लंबी गहरी सांस ले लो. चलो चले आगे, चलो आगे चले. आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 14. ABC Associates has been a partnership firm since 1990. 1990 से बेटा एक पार्टनरशिप फर्म है आपकी ABC Associates. कौन कौन है भाई इसके अंदर? मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी वर पार्टनर्स इन द फर्म सिंस बिगिनिंग. ठीक है, शुरुआत से बेटा ये 3 पार्टनर्स थे.
Mr. A, being a very senior partner of aged 78 years, transfers his share in the firm to his son Mr. Vikas, who is a chartered accountant. बोले तो C है. Mr. B and Mr. C were not interested that Mr. Vikas joining them as a partner in MS ABC Associates. ठीक है, तो भाई मिस्टर ए की उम्र हो गई थी, उम्र का तकाजा हो गया था, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा बेटा सी है, मैं अपना जो शेयर है इनको ट्रांसफर करना चाहता हूँ. लेकिन मिस्टर बी और मिस्टर सी बेटा इस बात से अग्री नहीं कर रहे. आफ्टर सम टाइम मिस्टर विकास फेल्ट दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर डिस्प्लेइंग ओनली अ स्मॉल अमाउंट एज प्रॉफिट डिस्पाइट अ ह्यूज टर्नओवर. भाई मिस्टर विकास तो सीए साहब है भाई, इनको सब समझ में आता है. तो उन्होंने बोला कि मुझे तो लग रहा है भाई कि हमारे टर्नओवर के हिसाब से ये जो बुक का प्रॉफिट है ये कम शो हो रहा है. ही wanted to inspect the books of accounts of the firm, arguing that it is his entitlement as a transferee. समझ में आना जाना चाहिए बेटा कहां से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है आपसे. However, the other partners believed that he cannot challenge the books of accounts. तो भाई मिस्टर विकास कह रहे हैं कि भाई मैं ट्रांसफर और मेरे पास ये राइट है कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता हूं, लेकिन बेटा बाकी पार्टनर्स कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते. क्वेश्चन आपसे मैंने पहले बोला समझ आना चाहिए क्या क्वेश्चन आने वाला है. कैन मिस्टर विकास बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर इफ हिज फादर वांट्स टू रिटायर. ये आपसे पहला क्वेश्चन है कि अगर उसके फादर रिटायर होना चाहते हैं तो क्या मिस्टर विकास को आप पार्टनर की तरह इंट्रोड्यूस कर सकते हो. जस्ट प्रोवाइड मी सेकेंड. सॉरी, ये आपसे बेटा पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन है आपका बेटा, एज एन एडवाइजर हेल्प देम रिजॉल्व द इश्यूज अप्लाइंग द नेसेसरी प्रोविजंस फ्रॉम द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया बेटा कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो एग्जामिन कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, यस और नो. बहुत आसान प्रोविजन है बेटा, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम के अंदर रिवीजन के अंदर भी क्लियर कवर किए हैं. आइए, इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर. सेक्शन 31. Subject to contract between the partners and to the provisions of section 30, no person shall be introduced as a partner into a firm without consent of all the existing partners. भाई जिसने अच्छे तरीके से साथ में पढ़ाई की हमारे, उनको समझ में आनी चाहिए ये बात कि जब तक सारे पार्टनर्स का बेटा कंसेंट नहीं होता है. ध्यान रखना यहाँ पर बेटा मेजोरिटी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम ऑल पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, मतलब सभी के सभी, मेजोरिटी नहीं, सभी के सभी. जब तक सभी पार्टनर्स का कंसेंट नहीं होगा, जब तक आप किसी भी नए पार्टनर को पार्टनरशिप के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. सो इन द गिवन केस मिस्टर विकास कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर विद कंसेंट ऑफ मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ओनली. अगर मिस्टर बी और मिस्टर सी बेटा अग्री नहीं करते, कंसेंट नहीं देते, तो उस केस के अंदर मिस्टर विकास पार्टनर की तरह नहीं आ पाएगा. ठीक है जी. अब हम बात करेंगे बेटा कि ट्रांसफरी पार्टनर के क्या क्या इंटरेस्ट होते हैं. राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट, क्या क्या राइट्स उसको बेटा मिलेंगे, सेक्शन 29 की हम बात करेंगे यहाँ पे. आइए, अ ट्रांसफर बाय अ पार्टनर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म ईदर एब्सोल्यूट और बाय मॉर्टगेज और बाय द क्रिएशन by him of charge on such interest does not entitle the transferee during the continuance of the firm to interfere in the conduct of business or to require accounts or to inspect the books of the firm. ये तीनों काम आप बेटा नहीं कर सकते. ना तो आप बिजनेस के कॉन्डक्ट के अंदर आप इंटरफेरेंस कर सकते, ना ही अकाउंट्स मांग सकते, ना ही बुक्स ऑफ फर्म्स मांग सकते, बट entitles the transferee only to receive the share of profits of द ट्रांसफरिंग पार्टनर. जो भी ट्रांसफरिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयर बन रहा था, सिर्फ और सिर्फ आप उसके प्रॉफिट के लिए एंटाइटल्ड हो. आप किसी भी तरीके की कंडक्ट के अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मांग सकते, आप बुक्स ऑफ द फर्म नहीं मांग सकते. ठीक है जी. एंड ट्रांसफरी शैल एक्सेप्ट द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स अग्रीड टू बाय द पार्टनर्स ओनली. दैट्स व्हाई हियर मिस्टर विकास बीइंग द ट्रांसफरी इन ABC Associates cannot inspect the books of the firm, and the contention of the other partners is right that Mr. Vikas cannot challenge the books of accounts. ठीक है. जब मैंने बेटा राइट्स ऑफ ट्रांसफर कराया था तो ये क्वेश्चन मैंने आपको वहां पे भी कराया था, और मैंने बोला कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अच्छे तरीके से इसको आपको समझ लेना है. पहला दोनों चीजें मैंने आपको बोली थी बेटा, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी. पहला पार्ट सिंपल सा है, जब तक बेटा सारे पार्टनर्स का कंसेंट नहीं होगा, ऑल पार्टनर्स का, यहाँ पर मेजोरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब तक ऑल पार्टनर्स का कंसेंट नहीं होगा, जब तक आप किसी भी पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते. और दूसरा केस है बेटा आपका, जो ट्रांसफर है वो सिर्फ और सिर्फ बेटा फर्म के अंदर जो जिस पार्टनर ने उसको अपना हिस्सा दिया है प्रॉफिट्स ले सकता है, उसका जो उसका प्रॉफिट बन रहा हो वो ले लेगा.
उसके अलावा उसको बुक्स के अंदर, बिजनेस के कंडक्ट के अंदर कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 फॉर यू। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 15। With reference to the provisions of Indian Partnership Act 1932, explain the various effects of insolvency of a partner। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी, कि अगर आपका कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या क्या उसके इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर कोई पार्टनर बेटा आपका इंसॉल्वेंट हो रहा है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, वो हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन 15 सेक्शन 34। क्या है भाई? सेक्शन 34। द इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट बी कंटिन्यूड एज अ पार्टनर। ऑब्वियस सी बात है बेटा कि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है तो एज अ पार्टनर वो फर्म के अंदर कंटिन्यू नहीं कर सकता। ही विल बी सीज्ड टू बी अ पार्टनर फ्रॉम द वेरी डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज मेड। ठीक है, जिस भी दिन बेटा ये ऑर्डर आ गया उसी दिन से आप फर्म के पार्टनर नहीं रहोगे। द एस्टेट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। ठीक है बेटा, जिस भी दिन ऑर्डर आया उस दिन से आप फर्म के पार्टनर नहीं हो तो उसके बाद के किसी भी फर्म के एक्ट के लिए बेटा इंसॉल्वेंट पार्टनर लायबल नहीं रहेगा। बात के लिए बोल रहा हूं बेटा, पहले के लिए तो रहेगा ही जो हो चुका है। जब वो पार्टनर था, जब तक वो पार्टनर था, जब तक के लिए तो रहेगा, लेकिन जिस डेट पर ऑर्डर आ गया उस डेट से उसकी पार्टनरशिप गई, उस दिन से वो पार्टनर हट गया, और जब से वो पार्टनर हट गया उसकी बाद के फर्म के किसी भी एक्ट के लिए वो लायबल नहीं रहेगा, नटको रहेगा। आइए नेक्स्ट, the firm is also not liable for any act of the insolvent partner after the date of the order of adjudication। भाई देखो, पार्टनर ने बोल दिया कि भाई मेरा फर्म से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैं पार्टनर नहीं रहा, तो फर्म भी तो बोलेगी भाई कि अब आप हमारे पार्टनर रहिए तो आपके किसी भी एक्ट से हमारा भी लेना देना नहीं है। आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर की डेट आई उसी दिन से बेटा आप पार्टनर नहीं हो। आप पार्टनर नहीं हो तो ना ही आप फर्म के एक्ट्स के लिए लायबल हो, ना ही फर्म आपके एक्ट्स के लिए लायबल है। सिंपल सी बात। नेक्स्ट, Ordinarily, the insolvency of partner results in dissolution of the firm। जनरली बेटा एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है आपका तो आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाती है, बट द पार्टनर्स आर कॉम्पिटेंट टू अग्री अमंग themselves that adjudication of partner as an insolvent will not give rise to dissolution of the firm। लेकिन अगर बचे हुए पार्टनर्स चाहें बेटा तो वो फर्म को डिसॉल्व न करके फर्म को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये 5 ही चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा, ये 5 ही चीजें आपको ध्यान रखनी है अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो। पहला, इंसॉल्वेंट पार्टनर बेटा एज अ पार्टनर कंटिन्यू नहीं करेगा। कब से नहीं करेगा बेटा? जिस भी दिन आपका ऑर्डर आ गया उस दिन से कंटिन्यू नहीं करेगा। तीसरा, ऑर्डर के बाद पार्टनर फर्म के किसी भी एक्ट के लिए लायबल नहीं रहेगा और फर्म पार्टनर के किसी भी एक्ट के लिए लायबल नहीं रहेगी। जनरली एक पार्टनर जाता है, इंसॉल्वेंट होता है तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर बचे हुए पार्टनर्स चाहें तो फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। तथास्तु बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त आपका। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। बस बेटा कुछ अंतिम सांसें ले रही है ये आरटीपी, ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा 16 का डोला कैसा है। मास्टर एक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप ऑफ MS ABC एंड कंपनी। बेटा पहले भी बोला था इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइनर से रिलेटेड जो भी पढ़ रहे हो आप, चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ रहे हो चाहे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पढ़ रहे हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बेसिकली आपका क्वेश्चन आ गया माइनर बीइंग अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो मास्टर एक्स को बेटा इंट्रोड्यूस किया गया पार्टनरशिप के अंदर बेनिफिट्स के लिए विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, क्योंकि सभी पार्टनर्स का कंसेंट रिक्वायर्ड होता है। आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, मेजर हो गया भाई, मोर देन 6 मंथ्स इलेप्स्ड, 6 महीने से ज्यादा भी हो गए, एंड ही फेल्ड टू गिव अ पब्लिक नोटिस एज टू वेदर ही इज इलेक्टेड टू बिकम और नॉट टू बिकम अ पार्टनर इन द फर्म। हमने बेटा बात करी थी कि जब एक माइनर को बेनिफिट्स के लिए फर्म के अंदर एंटर किया जाता है और जब वो मेजर हो जाता है उसके 6 महीने के अंदर बेटा उसको बताना होता है कि आइदर he will continue to be a partner or not। बताता है तो क्या होता है, नहीं बताता तो क्या होता है, दोनों की बात अपने भी इसके अंदर की थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ बेटा, 6 महीने बीत गए लेकिन उसने नहीं बताया कि वो पार्टनर बनेगा या नहीं बनेगा। लेटर ऑन मिस्टर एल, अ सप्लायर ऑफ मटेरियल्स टू MS ABC एंड कंपनी, फाइल्ड अ स्यू अगेंस्ट MS ABC एंड कंपनी फॉर रिकवरी ऑफ द डेट ड्यू। उसकी कुछ डेट ड्यू थी बेटा, उसके बाद उसने बेटा स्यू कर दिया कंपनी के ऊपर कि भाई मुझे मेरी डेट चाहिए। क्या क्वेश्चन बनेगा बेटा आपका ऐसे? पहला, to what extent X will be liable if he failed to give a public notice after attaining the majority। अगर मेजोरिटी अटेन करने के बाद भी मिस्टर एक्स ने बेटा कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं दिया 6 महीने निकलने के बाद भी कि आइदर ही विल कंटिन्यू एज अ पार्टनर और नॉट, तो क्या उसकी लायबिलिटी रहेगी? दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन इज बेटा, कैन मिस्टर एल रिकवर हिज डेट फ्रॉम एक्स।
क्या मिस्टर एल का जो बेटा डेट ड्यू है जिसके लिए वो फर्म को स्यू करने वाला है वो एक्स से रिकवर कर सकता है, यस और नो? दीज आर दी टू क्वेश्चन। और काफी इंपॉर्टेंट बेटा आपका ये रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए, as per the provisions of section 30 subsection 5 of IPA Act 1932, at any time within 6 months of his attaining majority or his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of the partnership, whichever date is later, जो भी डेट बेटा बाद में आएगी, यहाँ पर अर्लियर नहीं है, लेटर है, such person may give public notice that he has elected to become or that he has elected not to become a partner in the firm, and such notice shall determine his position as regards of the firm। उसकी बेसिस पर ही बेटा उसकी पोजीशन डिसाइड होगी कि फर्म के अंदर एक्चुअली उसकी क्या पोजीशन है। However, if he fails to give such notice, he shall become a partner in the firm on the expiry of said 6 months। ये पढ़ा था बेटा हमने कि अगर आपने 6 महीने के अंदर अंदर बेटा नोटिस नहीं दिया तो आप बन जाओगे फर्म के पार्टनर, और पार्टनर बनने के बाद तो बेटा समझ जाना चाहिए आपको आंसर क्या होना चाहिए, है ना? If the minor becomes a partner by his failure to give the public notice within a specified time, his rights and liabilities are given in section 30 subsection 7 as follows। क्या रहेगा बेटा? नंबर 1, he becomes personally liable to third parties of all acts of the firm done since he was admitted to the benefits of partnership। तो बेटा वो पर्सनली लायबल हो जाएगा फर्म्स के सारे एक्ट्स के लिए। नंबर 2, his share in the property and the profits of the firm remains the same to which he was entitled as a minor। एज ए माइनर जो भी एंटाइटलमेंट थी उसकी वही एंटाइटलमेंट में यहाँ पर सेम रहेगी असेट्स को और प्रॉपर्टीज को लेकर। सो इन द गिवन केस सिंस मिस्टर एक्स हैज फेल्ड टू गिव अ पब्लिक नोटिस, वो बन चुका है बेटा पार्टनर, ही शैल बिकम अ पार्टनर इन द एमएससी एबीसी एंड कंपनी, एंड दैट्स व्हाई ही बिकम्स पर्सनली लायबल टू मिस्टर एल, अ थर्ड पार्टी। ठीक है, उसके लिए भी वो लायबल हो चुका है, तो उसकी लायबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो गई। और दूसरा क्वेश्चन जो आपसे बेटा पूछा गया था, as per section 30 subsection 7 and 30 subsection 5, since X has failed to give a public notice that he has not elected to become a partner within 6 months, he will be deemed to be a partner after the period of 6 months, and therefore Mr. L can recover the debt from him also in the same way as he can recover from any other partner। हम सभी को पता है किसी भी पार्टनर से रिकवर कर सकता है, तो जैसे वो बाकी पार्टनर से रिकवर कर सकता है वैसे ही वो मिस्टर एक्स से भी अब रिकवर कर सकता है भाई, क्योंकि मिस्टर एक्स भी अब ऑटोमेटिकली आपका पार्टनर बन चुका है, क्योंकि उसने 6 महीने के अंदर पब्लिक नोटिस नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि उसने 6 महीने के अंदर पब्लिक नोटिस नहीं दिया। तो इस पूरे क्वेश्चन से हमें बेटा क्या क्या बात सीखनी जो हमें क्वेश्चन जो हमारे पेपर में काम आएगी। पहली बात यह है कि एक माइनर को आप बेनिफिट्स के लिए फर्म के अंदर एंटर कर सकते हो बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स ओनली। दूसरी बात यह है कि बेटा जब वो माइनर मेजर बन जाता है उसको विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स बताना है कि वो फर्म का पार्टनर बनना चाहता है या नहीं। जो अगर उसने बता दिया तो जैसा भी होगा बेटा, अगर पार्टनर बनना चाहता है तो ऑब्वियसली पार्टनर बन गया, तो वही उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज हो गए जो कि अदर पार्टनर्स के है। नहीं बना तो बेटा निकल गया। अगर उसने 6 महीने के अंदर नहीं बताया तो उसको डीम्ड पार्टनर मान लिया जाएगा और वो बेटा सारी लायबिलिटीज के लिए पर्सनल लायबल हो जाएगा और सारे राइट्स एंड लायबिलिटीज उसके सेम हो जाएंगे जो कि बाकी पार्टनर्स के होंगे। इसलिए मैंने बोला काफी इंपॉर्टेंट ये आपका पूरा का पूरा सेक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट ये आपका पूरा का पूरा सेक्शन बच्चा है। आइए, ना लैपटॉप में बैटरी की कमी है अभी, ना ही मेरे में बैटरी की कमी है फिलहाल। अरे कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 17। सीधा सीधा क्वेश्चन है बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर पार्टनरशिप अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यस और नो। आपको बताना है कि बेटा पार्टनरशिप होगी कि नहीं, पार्टनरशिप होगी कि नहीं। जस्ट प्रोवाइड मी सेकंड बेटा, पार्टनरशिप होगी कि नहीं, दैट इज योर बेसिक क्वेश्चन। चलिए बेटा देखते हैं पार्टनरशिप होगी कि नहीं। पहला, 2 फर्म्स ईच हैविंग 12 पार्टनर्स कंबाइंड बाय एन एग्रीमेंट इनटू 1 फर्म। फटाफट से बेटा कमेंट के अंदर बताइए कि पार्टनरशिप होगी या नहीं। सॉरी, बोलते बोलते बेटा थोड़ा हो जाता है।
तो बेटा इस केस के अंदर तो सीधी सीधी बात है यार, पार्टनरशिप हो जाएगी। नेक्स्ट, ए एंड बी आर को ओनर्स अग्रीड टू कंडक्ट द बिजनेस इन कॉमन फॉर प्रॉफिट, डेफिनेटली बेटा यहाँ पर भी आपकी पार्टनरशिप हो जाएगी। तीसरा केस, सम इंडिविजुअल्स फॉर्म एन एसोसिएशन टू विच ईच इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूट्स ₹500 एनुअली। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसोसिएशन इज टू प्रोड्यूस क्लोथ्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द क्लोथ्स फ्री टू द वॉर विडोज। तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पर आपकी पार्टनरशिप नहीं होगी, क्योंकि प्रॉफिट जनरेशन इज नॉट योर मोटिव हियर, यहाँ पर आपकी पार्टनरशिप नहीं होगी। नेक्स्ट, ए एंड बी आर को ओनर्स शेयर बिटवीन देमसेल्व्स द रेंट डिराइव्ड फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड, नहीं भाई यहाँ पर भी पार्टनरशिप नहीं होगी। एंड लास्ट केस, ए एंड बी बाय कमोडिटी एक्स एंड अग्री टू सेल द कमोडिटी विद शेयरिंग प्रॉफिट्स, तो यहाँ पर बेटा आपकी पार्टनरशिप हो जाएगी। आइए सबके रीजंस दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई डाउट ना आए। आइए पहला केस, yes this is the case of partnership because there is an agreement between two firms to combine into one firm। तो दो फर्म्स बेटा कंबाइन होकर एक फर्म बनना चाहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पार्टनरशिप यहाँ पर चलेगी। दूसरा केस था आपका बेटा, पार्टनरशिप होगी आपकी, क्यों होगी, क्योंकि ए और बी बेटा को ओनर्स हैं और उन्होंने बेटा अग्री किया है टू कंडक्ट अ बिजनेस एंड दैट फॉर अ प्रॉफिट। तो ये तो होता है बेटा कि बिजनेस पर्पस होना चाहिए, आपका प्रॉफिट पर्पस होना चाहिए, तो आपकी पार्टनरशिप बन जाती है, तो यहाँ पर भी पार्टनरशिप बन जाएगी। तीसरे केस के अंदर बेटा उनका ऑब्जेक्ट क्या है, चैरिटेबल है, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है बेटा, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो इसलिए पार्टनरशिप नहीं बनेगी। चौथे केस के अंदर बेटा क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि बेटा देयर आर को ओनर्स एंड नॉट द पार्टनर्स, वो को ओनर्स है बेटा, पार्टनर्स नहीं है, और अगर पार्टनर्स नहीं है तो बेटा यहाँ पर कोई बिजनेस भी आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आपकी पार्टनरशिप नहीं चलेगी, पार्टनरशिप नहीं होगी। और लास्ट केस तो बेटा आपका सिंपल सा था, प्रॉफिट्स को शेयर करना चाहते हैं, बिजनेस पर्पस है आपका, बिजनेस भी है बेटा, प्रॉफिट्स भी है, तो आपकी पार्टनरशिप चल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल जो पार्टनरशिप का बेटा आपका बेसिक क्राइटेरिया होता है वहां से देखो उठा के क्वेश्चन डाल दिया आईसीआई ने। बच्चे सोचते हैं यार यहाँ से तो क्या ही क्वेश्चन आएगा, आईसीआई सोचते हैं भाई बच्चा यहीं से नहीं पढ़ेगा, है ना, वहीं से उठा के क्वेश्चन डाल दिया बेटा, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, इसलिए बोलता हूँ। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18, डायरेक्ट क्वेश्चन। डिस्कस द कंडीशंस अंडर एलएलपी विल discuss the conditions under which LLP will be liable and not liable for the acts of the partner under LLP Act 2008। आपको बताना है बेटा किस कंडीशंस के अंदर फर्म लायबल होगी पार्टनर्स के एक्ट के लिए और किस कंडीशंस के अंदर फर्म लायबल नहीं होगी पार्टनर्स के एक्ट के लिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आपका बनता है। आ जाओ जी, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कंडीशंस वेयर एलएलपी विल बी लायबल, जो की बात करता है आपका सेक्शन 27 सबसेक्शन 2। कहां पर बेटा पार्टनर के एक्ट्स के लिए फर्म लायबल रहेगी। The LLP is liable if a partner of LLP is liable to any person as a result of a wrongful act or omission on his part in the course of the business of the LLP or with his authority। ठीक है, उसके पास अथॉरिटी है तो वो लायबल रहेगा। और कहां पर बेटा लायबल नहीं रहेगा, जो कि बात करता है आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। LLP is not bound by anything done by a partner in dealing with a person if the partner in fact has no authority to act for the LLP। अगर बेटा उसके पास एलएलपी के बिहाफ पर एक्ट करने की अथॉरिटी ही नहीं है तो डेफिनेटली वो फर्म को बाइंड नहीं कर पाएगा। एंड इफ द पर्सन नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी और डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म, तो उस केस के अंदर भी वो उसको बाइंड नहीं कर पाएगा। काफी सिंपल बेटा प्रोविजन था, बेसिक प्रोविजन था ये भी एलएलपी का आपका, लेकिन मैंने जब करवाया था बेटा तब भी बोला था कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे केस लॉ के अंदर भी पूछ सकता है। इसके हमने कुछ केस लॉज भी किए थे, इसके हमने बेटा कुछ केस लॉस भी किए थे, तो ये केस लॉस के अंदर भी आपसे पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अच्छे तरीके से इसको आपको खत्म कर लेना है। ठीक है बेटा, आइए जी 18 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं बेटा। थोड़ी जान डालने के लिए आपको बता दूं सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, दोनों ही कंपनीज एक्ट के हैं, फटाफट से हम इनको भी निपटाएंगे। 2 क्वेश्चन बेटा कंपनीज एक्ट के। आइए पहला क्वेश्चन, बीसी प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी केएल प्राइवेट लिमिटेड are holding 90,000 and 70,000 shares respectively in PQR Private Limited। बेसिकली बेटा जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है ये होल्डिंग और सब्सिडरी में से है, होल्डिंग और सब्सिडरी में से पूरा आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और जब मैंने बेटा कराया था तब भी मैंने बोला था ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका मैंने खुद से बेटे 3-4 केस लो क्लास के अंदर कराए हैं। आप बोलोगे सर आपने तो सब कुछ ही बोला हुआ है भाई, तभी कहता हूँ क्लास को अच्छे से सुनो, सब बोला हुआ है। अगर आप क्लास को अच्छे से सुनते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है कि हम 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं, कुछ नहीं भाई, क्लास को अच्छे से करो बस। आइए ठीक है जी, तो बीसी प्राइवेट लिमिटेड है, सब्सिडरी है बेटा केएल प्राइवेट लिमिटेड की, जिसके पास 90,000 और 70,000 शेयर्स है बेटा रिस्पेक्टिवली, किसके अंदर, पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड कितनी है बेटा, 30 लाख।
30 लाख, 3 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो टोटल आपकी पेड अप कैपिटल हो गई 30 लाख रुपया। ठीक है जी। एनालाइज विद द रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वेदर पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ बीसी प्राइवेट लिमिटेड। क्या बेटा पीक्यू बीसी की सब्सिडरी है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपका बेटा, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ केएल प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 1,60,000 शेयर्स। चलो इसके ऊपर बाद में आते हैं बेटा, अभी कंफ्यूज नहीं करता मैं आपको। पहले मैं सिर्फ आपसे पहले केस की बात कर रहा हूँ, आपको बताना है बेटा कि क्या पीक्यू सब्सिडरी है बीसी की, यस और नो। फटाफट से दिमाग लगा के आप कमेंट के अंदर आंसर देंगे, मैं आपको जब तक आंसर दिखाता हूँ। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली सब्सिडरी कंपनी है क्या, है ना। आपको समझ में आना चाहिए बेटा कि एक्चुअली सब्सिडरी कंपनी है क्या। सब्सिडरी कंपनी है बेटा जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी क्या करती है, कंट्रोल रखती है ऑन द कंपोजिशन ऑफ द बीओडी। आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कंट्रोल है, या एक्सरसाइजेज और कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। या तो अकेले आपके पास 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है, या आपका और आपकी सब्सिडरी कंपनी को मिला के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है अगर आपका, तो भी आप होल्डिंग कंपनी बन जाओगे। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल रेफर टू सब क्लॉज this and this is of another subsidiary company or the holding company, and layer in relation to a holding company means its subsidiary or subsidiaries। ठीक है जी, लेयर ये इसकी सब्सिडरी, इसकी सब्सिडरी। अब हम बात करते हैं बेटा जो बीसी प्राइवेट लिमिटेड है और जो केएल प्राइवेट लिमिटेड है, उन दोनों के मिलके बेटा 1,60,000 शेयर्स है। देखे थे ना आपने 90,000 और 70,000, ठीक है, कितने हो गए बेटा 1,60,000, विच इज मोर देन 1/2 इट्स नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी आपकी, 3 लाख शेयर्स थे, 10 रुपए का एक था, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया आपकी 30 लाख की। इनके पास कितने शेयर्स है बेटा, 1,60,000 शेयर्स है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 16 लाख रुपए बेटा इनके पास है। तो कितना हो गया, 50% से ज्यादा हो गया, मोर देन बेटा 50% हो गया। इसका मतलब क्या है बेटा, पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ बीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसलिए बेटा पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड बीसी प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी है, क्योंकि बीसी प्राइवेट लिमिटेड और उसकी जो सब्सिडरी है केएल प्राइवेट लिमिटेड, उन दोनों को मिला के 1,60,000 शेयर्स हैं, जो कि आपका 50% से ज्यादा है ऑफ द पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड। तो वाइल कैलकुलेटिंग द शेयर्स, आप अपने खुद के शेयर्स भी, ओन शेयर्स भी बेटा ऐड करते हो और साथ साथ अपनी सब्सिडरी के भी शेयर्स ऐड करते हो। ओन शेयर्स भी ऐड करते हो और अपनी सब्सिडरी के भी शेयर ऐड करते हो, क्योंकि अपनी सब्सिडरी आप ही की तो है भाई। ठीक है, पहला केस आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, पहला केस बच्चों आप लोगों को आई थिंक क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। What would be your answer if KL Private Limited is holding 1,60,000 shares in PQ Private Limited and no shares are held by BC Private Limited in PQ Private Limited? बेसिकली हो क्या रहा है बेटा, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। कहोगे सर ये क्या सेम ही तो है, सेम नहीं है बेटा। देखो अभी हो क्या रहा है बेटा, अभी फिलहाल KL जो है वो सब्सिडरी है BC की। ठीक है, अभी जो KL है, पहले केस के अंदर KL सब्सिडरी है BC की। BC के पास थे बेटा 90,000 शेयर, KL के पास थे 70,000 शेयर, इन दोनों के मिला के हुए बेटा 1,60,000 शेयर। इसलिए जो BC है बेटा वो किसकी होल्डिंग बन गई, PQ की होल्डिंग बन गई, इसलिए PQ की होल्डिंग बन गई। अब दूसरा केस क्या बेटा आपसे पूछ रहा है, वो दूसरा केस आपसे क्या पूछ रहा है, सेकंड केस क्या है आपका। ये बात तो सेम है कि BC अभी भी KL की होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, ये बात तो सही है कि BC अभी भी KL की होल्डिंग कंपनी है, लेकिन अब BC के पास कोई भी शेयर नहीं है PQ का, सिर्फ और सिर्फ KL के पास शेयर है बेटा। PQ का कितने शेयर्स हैं, 1,60,000। पहले इन दोनों के मिला के 1,60,000 थे, अब सिर्फ अकेले KL के 1,60,000 शेयर्स है PQ के अंदर, और KL बेटा BC की सब्सिडरी कंपनी है। तो अब KL और PQ के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से। अगर आता है एग्जाम के अंदर बेटा, काफी बच्चे गलती करके आते हैं यहाँ पर। इन द सेकेंड केस द आंसर विल रिमेन सेम। क्यों भाई सेम रहेगा, KL प्राइवेट लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ PQ। भाई KL के पास 1,60,000 शेयर है और PQ के टोटल शेयर कितने हैं बेटा, 3 लाख है। तो आपके पास 50% से ज्यादा शेयर है, 50% से ज्यादा शेयर है बेटा, तो आप इसके क्या बन गए, होल्डिंग बन गए। आप इसकी क्या बन गए बेटा, होल्डिंग कंपनी बन गए। लेकिन अब इसकी क्या हो बेटा, सब्सिडरी कंपनी हो। लेकिन अब इसकी क्या हो बेटा, सब्सिडरी कंपनी हो, तो ऑटोमेटिकली BC का बन गई बेटा, PQ की होल्डिंग कंपनी बन गई। ठीक है,
Hence, KL Private Limited is holding company of PQ and BC Private Company is holding company of KL. Ultimately, BC Private Limited will hold PQ Private Limited. Sorry. आई बात बेटा समझ आनी चाहिए भाई, समझ, यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर बेटा कोई गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। जो आपको सेकंड केस है बेटा मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड केस के अंदर एक चीज आपकी सेम है कि जो बीसी है बेटा वो केएल की होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। बीसी केएल की होल्डिंग कंपनी है। केएल के पास बेटा 1,60,000 शेयर्स है आउट ऑफ 3 लाख शेयर्स इन पीक्यू। पीक्यू के पास 3 लाख शेयर है, उसमें से 1,60,000 केएल के पास है। तो केएल बेटा पीक्यू की क्या हो गई, होल्डिंग, ठीक है। केएल पीक्यू की क्या हो गई, होल्डिंग, और बीसी केएल की क्या है बेटा, होल्डिंग। तो अल्टीमेटली जो बीसी है वो पीक्यू की क्या हो जाएगी बेटा, होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। बीसी विल बी होल्डिंग कंपनी ऑफ पीक्यू अल्टीमेटली। आई थिंक अब आपको कोई डाउट इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है जी। कोई डाउट है फिर भी तो आप पूछ सकते हैं। मैंने फर्स्ट और सेकंड केस दोनों को ही बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये था आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। होल्डिंग और सब्सिडी से क्वेश्चन था, केस स्टडी पहले कराया हुआ है, नहीं करा तो जाके देखिए। और आई अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि आपका अंतिम क्वेश्चन है आरटीपी दिसंबर 2023 का। चलिए हो जाएगा, बैटरी इज इनफ। आइए, नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। कैसी कंपनी है बेटा, गवर्नमेंट कंपनी। जब भी बेटा क्वेश्चन दिया जाए ध्यान से देखना प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, क्योंकि कुछ प्रोविजंस आपके दोनों कंपनीज के अलग अलग हो जाते हैं। अरे भाई बस चला जा, आपके बैटरी दिखाता रहेगा। शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड हैव शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ 10 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच। 10 लाख शेयर है बेटा, 100 रुपए का एक शेयर, तो टोटल उसकी शेयर कैपिटल हो गई 10 करोड़ रुपए। नरेंद्र मोटर लिमिटेड इज होल्डिंग 5,05,000 शेयर्स इन शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड। शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड claimed the status of a government company, advised as a legal advisor whether Shah Auto Private Limited is a government company under the provisions of Companies Act 2013। भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, फिर से कहूंगा मैं। इसका भी केस लॉ मैंने अपने सेशंस के अंदर करवाया था और बोला था भाई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। बेसिकली अगर सीधा क्वेश्चन अगर मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊं आपसे, ये पूछा गया है कि अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है और उसने एक प्राइवेट कंपनी को होल्ड किया हुआ है, तो वो प्राइवेट कंपनी बेटा क्या गवर्नमेंट कंपनी रहेगी या प्राइवेट रहेगी। बस ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे। आइए, अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है बेटा, जिसके पास 50% से ज्यादा पेड अप कैपिटल होता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का या पार्टली बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। या तो सेंट्रल का या स्टेट का या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी बेटा अभी ऊपर पर क्या है, जो कि होल्ड करती है आपकी बीओडी को, या जिसके पास आपका टोटल वोटिंग पावर आधे से ज्यादा होता है, ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड, जो कि बेटा क्या है आपकी है गवर्नमेंट कंपनी है। हेंस a subsidiary company of government company is also termed as government company। इस बात का आपको ध्यान रखना है बेटा कि अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी हो तो आपको भी गवर्नमेंट कंपनी ही माना जाएगा। हेंस शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड बीइंग सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बेटा आपका होल्डिंग सब्सिडरी से ही था, बट एक अलग सेक्शन आपको यहाँ से पूछा गया। सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है बेटा कि अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि होल्डिंग कंपनी है, किसकी बेटा, जो कि होल्डिंग कंपनी है प्राइवेट कंपनी की, चूंकि आप एक गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी हो, आपको भी बेटा गवर्नमेंट कंपनी ही माना जाएगा। यू विल डीम्ड टू बी अ गवर्नमेंट कंपनी ओनली, ठीक है। यू विल डीम्ड टू बी अ गवर्नमेंट कंपनी ओनली। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस के अंदर हमने बहुत कुछ बेटा नया रिवाइज किया है। पहला हमने बेटा रिवाइज किया कि सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, या तो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कंट्रोल है या आपके पास आधे से ज्यादा वोटिंग पावर है सामने वाली कंपनी की, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा बेटा होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप चलता है। तीसरा हमने पढ़ा बेटा कि अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी है होल्डिंग और प्राइवेट कंपनी उसकी सब्सिडरी है, तो वो प्राइवेट कंपनी भी आपकी गवर्नमेंट कंपनी रहेगी। चौथा हमने पढ़ा बेटा गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जिसके अंदर 51% शेयर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है या स्टेट गवर्नमेंट का होता है या पार्टली बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स होता है।
ये पूरा बेटा आपका आरटीपी था दिसंबर 2023 का। काफ़ी बेहतर तरीके से हमने इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है एंड आई थिंक आपको इसके अंदर बेटा कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दिस वॉज आरटीपी ऑफ दिसंबर 2023 बिजनेस लॉ। जून 2023 का भी कराऊंगा बेटा, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि आपको 2 अटेम्प्ट की आरटीपी करनी चाहिए। ये हमारा होगा टुडे एट 10 PM यूट्यूब लाइव पर बेटा हम इसको लेंगे। आज रात्रि 10 बजे यूट्यूब लाइव पर हम लेंगे जून 2023 की आरटीपी। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है बेटा, बिल्कुल भी मिस ना करें। आई कैन गारंटी यू बेटा कि जो भी बच्चे जो है लास्ट के 5-7 दिन के अंदर मेरी जो भी सेशंस मैं आपको दे रहा हूँ बेटा, अच्छे तरीके से ऑनेस्टी के साथ कर लो। अगर आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं भी रही है, अगर आपकी 100% प्रिपरेशन पहले रही है तो डेफिनेटली आप इसको फोड़ ही देंगे। अगर आपकी बेटा 70 to 80% प्रिपरेशन रही है, इवन तो 50 to 60% भी अगर आपकी प्रिपरेशन रही है, अगर आप इन सेशंस को अच्छे तरीके से कर लोगे जितना बोल रहा हूँ अभी भी, तो भी भाई आप बिजनेस लोग एटलीस्ट निकाल तो दोगे ही, और फोड़ ही दोगे, निकालने के फोड़ ही दोगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग भाई। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जाते जाते वीडियो को भाई एक बड़ा सा थम्स अप जरूर दे देना, एक बड़ा सा बेटा वीडियो को लाइक दे देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, कोई भी डाउट्स या कोई भी फीडबैक से बेटा आपके तो अपने कमेंट के अंदर आप दे सकते हैं। आई एम ऑलवेज ऑन फॉर फीडबैक्स एज वेल एज फॉर डाउट्स। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। और साथ ही साथ बेटा इतने सारे ग्रुप्स हैं आपके, इतने सारे दोस्त हैं आपके, सबके साथ वीडियो को शेयर कर दो, फैला दो भाई वीडियो को, सभी के साथ शेयर कर दो अपने ग्रुप्स के अंदर, सभी के अंदर, सभी की हेल्प इससे हो पाएगी। लास्ट में बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जैसे मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए कुछ आने वाली है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को कर लो प्रेस। जब भी हम लाइव आएंगे, जब भी हम सेशंस लेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड कीप लर्निंग।